साइबर क्राइम इतना बड़ा विशाल सा पैराडाइम है कि आप उसको पूरी तरीके से रेगुलेट कर नहीं पाते। इस साइबर क्राइम से सतर्क रहें। तो 24 घंटे आपके आसपास अवेयरनेस तो हो रही है साइबर क्राइम। साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा शातिर हैं। सर लास्ट ईयर मुंबई ने लगभग 1200 करोड़ रुपए खोए हैं साइबर क्राइम। हमने ऐसे कितने सारे केसेस देखे हैं जहां सीबीआई से कॉल आया और लोग डर गए, उन्होंने फिर पैसे दे दिए। अब क्या है, डर और पैनिक इतना बड़ा हो जाता है कि बंदा एक बार भी नहीं सोचता कि मुझे सीबीआई क्यों कॉल करेगी। तो जब आपने कुछ गलत काम किया नहीं तो सीबीआई से कॉल क्यों आएगी और सीबीआई को कॉल क्यों करेगी। मैं उसे बोलता हूँ ग्रेट इंडियन हर तरह से आज उल्टी कर रहे हैं अपने लीडर, वोमिटिंग कर रहे हैं। दूसरा, ऐसे कोई केस में अगर ग्रुप पे कोई अश्लील कंटेंट शेयर हो रहा है, कोई भी क्राइम हो रहा है सर, जो अडल्ट कंटेंट है या अश्लीलता भरे जो रैकेट्स हैं होते हैं, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स इसका भी इस्तेमाल करके अलग अलग स्कैम्स कर रहे हैं। ये जो पॉलिसी जा रही है ये छोटा सा एक इनिशिएटिव है, लेकिन बहुत और इनिशिएटिव सरकार को लेती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि साइबर स्पेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये हम सबकी जिंदगी का एक बहुत एसेंशियल हिस्सा बन चुका है और इसमें कई सारे नुआंसेस हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कई सारी कंफ्यूजन्स हैं। इन सबको डील करने के लिए हमको एक एक्सपर्ट की जरूरत है। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। इनको हम फादर ऑफ इंडियन साइबर लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइबर लॉ के बारे में तब बात कर रहे थे इंडिया में जब किसी को साइबर के बारे में कुछ खास पता नहीं था। 30 इयर्स पहले की बात कर रहा हूं मैं। और ना सिर्फ इंडिया, आज की डेट में इनको एक ग्लोबल अथॉरिटी माना जाता है, एक ग्लोबल साइबर लॉ एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने करीब 200 किताबें लिखी हैं सब्जेक्ट पे और ये बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू यू गाइस डॉक्टर पवन दुग्गल। सावधान, सोशल मीडिया विज्ञापनों और अनजाने ग्रुप्स से कभी इन्वेस्टमेंट टिप्स ना लें। ये साइबर अपराधियों की चाल हो सकती है और आपकी जमा पूंजी खाली कर सकती है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। सर, हमने सुना आजकल हर किसी का फोन हो, किसी को भी हम अगर कॉल मिला रहे हैं तो ये कॉलर ट्यून आती है सामने, और मेरे को लगता है जरूरी भी है, इतने क्राइम्स बढ़ गए हैं। लेकिन जब हम साइबर क्राइम्स की बात करते हैं सर, हमने अभी एक कॉलर ट्यून देखी, एड्स आते हैं अलग अलग। आजकल आप मूवी हॉल में जाएं, वहां आपको सबसे पहले एड देखने को मिलेगा कि साइबर क्राइम से सतर्क रहें। तो 24 घंटे आपके आसपास अवेयरनेस तो हो रही है, फिर भी साइबर क्राइम हो रहा है। उसका रीजन ये है कि साइबर क्राइम इतना बड़ा विशाल सा पैराडाइम है कि आप उसको पूरी तरीके से रेगुलेट कर नहीं पा रहे। दूसरी बात, साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा शातिर हैं। उन्हें पता है कि जनता जो है भोली है और भोली जनता को फ्रॉड करना आसान है। कोविड-19 के बाद तब दौर दूसरा आ गया है। साइबर क्रिमिनल्स कम काम में ज्यादा एफर्ट, ज्यादा रिजल्ट, ज्यादा मुनाफा चाहते हैं और इसलिए वो अपना जाल फेंकते हैं। जो मछली फंस जाए वो उनकी कैच बन जाती है। तभी सरकार जब इतनी इस तरह की कॉलर ट्यून्स दे रही है, अलग अलग एपिसोड्स कर रही है, इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स कर रही है, उसका पर्पस ये है कि आप लोगों की जागरूकता बढ़ाएं। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि साहब एक बार आपने मैसेज दे दिया, कहानी खत्म हो गई। कॉन्स्टेंटली आपने लोगों को रिमाइंड करना है कि देखिए आज ये बहुत विकराल सा स्वरूप ले चुका है साइबर क्राइम। साइबर क्रिमिनल्स आज लगातार अपने आप को कॉन्स्टेंटली री इनोवेट कर रहे हैं, नए नए तरीके अपना रहे हैं ताकि लोगों को किस तरीके से टारगेट किया जा सके। तो इसलिए ये जो कॉलर ट्यून्स आ रही हैं, ये एक बहुत छोटा सा एक इनिशिएटिव है, लेकिन बहुत और इनिशिएटिव सरकार ले रही है ताकि जनता जनार्दन सुरक्षित रह सके। और अल्टीमेटली जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतना ही मुझे लगता है कि हम लोग साइबर क्रिमिनल्स के जो डिजाइन्स हैं उनको अंजाम देने में हम उन्हें विफल कर पाएंगे। मैं सर कुछ दिन पहले किसी के साथ बैठा था और बात हो रही है, तो उन्होंने कहा मैं आपकी किसी से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कॉल मिलाया, स्पीकर ऑन किया और ये कॉल ट्यून आई। पर जैसे ही था उन्होंने अपने कान दूर कर दिया, फोन को दूर कर दिया और ऐसे बात कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। जब दूसरे बंदे ने कॉल उठाया तब उन्होंने कॉल रिसीव किया। कॉल खत्म हो गई तो मैंने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? तो कहते यार मैं पक गया हूँ सुन सुन के, हर रोज सेम बात समझ आ गई एक बार से। और फिर उन्होंने एक लाइन बोली जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है मेरे को, मैं कौन सा कोई सेलिब्रिटी हूँ, मेरे को कोई क्यों ही टारगेट करेगा। आपका सर मतलब ऐसी जो लोगों की सोच होती है, आपका इस पे क्या टेक है? मेरा टेक ये है कि आज हम लोग इंसान कम
और डेटा एंटिटीज ज्यादा बन चुके हैं। इंटरनेट ने हमको ग्लोबल ऑथर, ग्लोबल ट्रांसमीटर और ग्लोबल ब्रॉडकास्टर बना दिया है और हम लगातार 24 घंटे डेटा उत्पन्न कर रहे हैं। यही डेटा है जो साइबर क्रिमिनल्स चाहते हैं, क्योंकि हम लोग डेटा एंटिटीज बन चुके हैं। वो हमारा डेटा लेना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डेटा हो, बैंकिंग डेटा हो, पर्सनल डेटा हो, कॉर्पोरेट डेटा हो, ट्रेडमार्क रिलेटेड डेटा हो, ट्रेड सीक्रेट रिलेटेड डेटा हो, हर वो डेटा चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इसी डेटा का इस्तेमाल कर वो उसे मार्केट में बेच सकते हैं, इसी डेटा का दुरुपयोग कर वो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो अगर हम सोचें कि मैं तो नॉर्मल व्यक्ति हूँ, मुझे तो साइबर क्राइम कभी टारगेट ही नहीं कर सकता, तो हम गलत सोचते हैं। आज साइबर क्रिमिनल्स हर एक को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तबके के व्यक्ति क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ उन्हें दे ही जाएंगे, उनसे कुछ लेके नहीं जाएंगे। और साइबर क्रिमिनल्स आज आपके बैंक के खाते खाली करना चाहते हैं, आपका डेटा लेना चाहते हैं और अल्टीमेटली आपको विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के नए डिजाइन का शिकार बनाना चाहते हैं। सर, लास्ट ईयर मुंबई ने लगभग 1200 करोड़ रुपए खोए हैं साइबर क्राइम में। ये लास्ट ईयर का डेटा है और सिर्फ मुंबई नहीं, अलग अलग हमने देखे हैं कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है और अपना ही खुद के रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। जो क्राइम का रेट है, जो अमाउंट लॉस होता है, चाहे वो भारत की बात करें चाहे वर्ल्ड वाइड बात करें, और आपने भी कहा ग्रो करेगा। तो अगर लेट्स से नेक्स्ट 5 इयर्स आप साइबर क्राइम को कितना ग्रो करता हुआ आप देख पा रहे हैं? मुझे लगता है कि साइबर क्राइम दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाने वाली है। सेकंड बिगेस्ट, आज थर्ड बिगेस्ट है, कल सेकंड बिगेस्ट बनने वाली है और बहुत जल्दी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स लगातार नए तरीकों से आपका पैसा निकालना चाहते हैं। 2023 में पूरी दुनिया भर में लगभग $6 ट्रिलियन गवाए साइबर क्राइम के प्रति। 2024 में पूरी दुनिया भर में लोगों ने $8 ट्रिलियन गवा दिए और उम्मीद की जा रही है कि 2025 के अंत तक $10.5 ट्रिलियन लोग ग्लोबली गवाएंगे साइबर क्राइम के प्रति। और ये आंकड़े आपको सिर्फ बता रहे हैं कि साहब ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी आनी बाकी है। तो जितनी जल्दी हम समझ लें कि साइबर क्राइम हम लोगों का लाइफ कंपेनियन बन चुका है, आजीवन रहेगा, इसलिए डरना नहीं, उसका सामना करना है और रास्ते अपनाने हैं ताकि साइबर क्रिमिनल के डिजाइन्स को अंजाम देने से हम उन्हें कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर सकें। सर, हम सब जानते हैं आजकल साइबर क्रिमिनल्स बहुत क्रिएटिव हो गए हैं। वो स्टैंडर्ड तरीके से नहीं चलते, अलग अलग अपनी क्रिएटिविटी अपनाते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस में ऐसे एक या दो इंस्टेंसेस जहां पे आप भी मतलब आपको बड़ा एक हैरानी हुई कि क्रिमिनल्स इतने क्रिएटिव कैसे हो रहे हैं? देखिए, आपने क्रिएटिविटी की बात की, उससे पहले आपको बताना चाहूंगा आजकल डिजिटल अरेस्ट जो हो रहा है वो भी क्रिएटिविटी का एक स्वरूप है। और एक आंकड़ा आया है जो बताता है कि केवल 4 महीनों में भारतवासियों ने 2000 करोड़ रुपए गवाए हैं सिर्फ डिजिटल अरेस्ट मामलों में। तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि तो सिर्फ डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड तो उससे बहुत बड़ा है और साइबर क्राइम तो और बड़े हैं। तो लगातार आज साइबर क्रिमिनल्स प्रेरित हो रहे हैं नई क्रिएटिविटी से, और वो क्रिएटिविटी कहाँ आ रही है? वो आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आज साइबर क्रिमिनल्स नए नए प्रकार के एआई टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों को वो टारगेट कर सके। उदाहरण के तौर पर 2 नए टूल्स आजकल जो ज्यादा प्रचलित हैं उनमें एक है फ्रॉड जीपीटी, यानी कि जो ऐसा प्रोग्राम जो आपको बताता है कि किस प्रकार से नए नए फ्रॉड किए जा सके। दूसरा प्रोग्राम है गोस्ट जीपीटी, जो आपको नए नए प्रकार के मिलिशियस प्रोग्राम्स बनाने में, लिखने में मदद करता है, ताकि इन्हीं मिलिशियस प्रोग्राम्स, स्पाईवेयर, मैलवेयर के माध्यम से आप किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करेंगे, उनके सिस्टम से डेटा एकत्रित करेंगे और फिर उसका दुरुपयोग करेंगे। क्रिएटिविटी कण कण में आज साइबर क्रिमिनल्स में जम चुकी है और वो क्रिएटिविटी की वजह से ही वो लगातार पुलिस अधिकारियों को बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं। एक जमाना हुआ करता था जब हम कहते थे कि साइबर क्रिमिनल्स लगभग पुलिस से 10 कदम आगे हैं। आज वो जमाना आ गया है जहां मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि साइबर क्रिमिनल्स पुलिस अधिकारियों से लगभग 50 कदम आगे चल रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव है, अडेप्टिव है और मोर इम्पोर्टेंटली नए नए तरीके अपना रहे हैं। वो तरीके जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद इसका भी दुरुपयोग हो सकता है। और इसमें भारतीय जुगाड़ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भारत में हम लोग सब जुगाड़ करते हैं। अब ये जुगाड़ जब आप नेगेटिवली साइबर क्राइम की दिशा में ले जाते हैं
तो क्रिएटिविटी तो बढ़ ही जाती है। अब हाल ही में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको डिजिटल अरेस्ट में अरेस्ट कर दिया गया। और उनको देखिए, इतने बड़े आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको फोन आता है और फोन में कहा जाता है कि कृपया वीडियो ऑन करिए। वीडियो कॉल जब हम ऑन करते हैं, वो देखते हैं कि साहब भारत के न्यायाधीश बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की अदालत में, और वो दिशा निर्देश दे रहे हैं कि साहब आप इस मुकदमे में गिल्टी पाए जा रहे हैं, इसलिए आप कम से कम 7 करोड़ रुपए जमा कराइए। और वो कन्विंस हो जाते हैं कि साहब ये इंडिया के चीफ जस्टिस हैं जो बोल रहे हैं, और उसके तत्पश्चात 7 करोड़ रुपए दे देते हैं। बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि ये तो मैं साइबर क्राइम का शिकार हो गया। आजकल क्या है, डिजिटल अरेस्ट केसेस में साइबर क्रिमिनल्स एआई और मॉर्फिंग का इस्तेमाल करके उन लोगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इतनी रियलिस्टिकली दिखा रहे हैं कि आपको यकीन हो जाता है कि आप जो देख रहे हैं सच है। तो दैट्स वन। सेकंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो बहुत कॉमन मंडेन चीजें हैं, आज साइबर क्रिमिनल्स उसमें भी क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हैं। मसलन आपको अगर बताएंगे कि साहब आज रात के 9 बजे आपकी बिजली कट जाने वाली है, और अगर आप नहीं चाहते तो इस लिंक पर क्लिक करिए। एक नॉर्मल रूटीन सा लिंक है, लेकिन जैसे आपने क्लिक किया आप फिशिंग के शिकार हो जाते हैं, आपके खाते खाली हो जाते हैं, पैसे लुप्त हो जाते हैं। आजकल वही बात है ना, डर और पैनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डर और पैनिक को ही साइबर क्रिमिनल्स क्रिएटिवली टारगेट कर रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स आज आपके डर और पैनिक दोनों को ही एक वेपन, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं आपके बदला। और बात भी सही है, कोविड-19 के बाद हम लोग सब ज्यादा डर गए, जल्दी पैनिक हो जाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, वो उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, हम लोग की भारतवर्ष में साइकी भी ऐसी है ना, बचपन से बताया गया है पुलिस वालों से डर के रहो। तो जब आपने पुलिस की वर्दी में किसी बंदे को देखा तो ऑटोमेटिकली बंदा थोड़ा झटके में आ जाता है, भाई क्या बात है, देखते हैं। कहीं ना कहीं बंदे को लगने लग जाता है मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, तो बंदा डिफेंसिव पर आ जाता है। यही रीजन है जब ये डिजिटल अरेस्ट के केसेस होते हैं, वो जानबूझ के आपको इस तरह की कपड़ों में आते हैं, यूनिफॉर्म में आते हैं, आपको कन्विंस करने के लिए कि बॉस हम लोग सरकार हैं, हम लोग लॉ एनफोर्समेंट हैं, और इसलिए लोग ज्यादा डर जाते हैं। और ये आर्ग्यूमेंट कितनी अच्छी है कि साहब मैं तो सरकारी ऑफिसर हूँ, आपसे घूस अपने अकाउंट में तो ले नहीं सकता, तो बेटर है मैं आपको और लोगों के अकाउंट दूंगा, आप वहां पे पैसे दे दीजिए। लोग इस तरह के जाल में भी फंस जाते हैं और साधारण तौर पर पैसे देते हैं। हमारे पास एक क्लाइंट आया जिसने करीबन 16 करोड़ रुपए दे दिए। 16 करोड़ रुपए, क्योंकि उसको बोला गया कि साहब आपके बरखिलाफ ये केस चल रहा है, हम आपके बरखिलाफ 6 और ऐसे केस डालने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको सिरदर्दी ना हो तो कृपया हमें पैसे ज्यादा दें। पैसे ज्यादा मांगे गए, अमाउंट 16 पे डिसाइड हुआ और 16 करोड़ अलग अलग अकाउंटों में गए भी। और बाद में व्यक्ति को पता लगा कि भाई मैंने तो पेमेंट सिरदर्दी बचाने के लिए करे थे, यहाँ तो एक और सिरदर्दी आ गई है, मैं साइबर क्राइम का शिकार हो गया हूँ। ऐसा नहीं है, आजकल एजुकेटेड लोग भी फंस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में नहीं सुना हुआ है, लेकिन जब आप बीती होती है तब आपको लगता है भाई हो सकता है मैं फंस रहा हूँ, तो चलो बाहर निकला जाए। तो सर जैसे एक लाइन होती है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखों के साथ भी स्कैम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक मिथ ही बन गई है, तो ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। उसका रीजन भी ये है कि आप साइबर क्रिमिनल्स आपकी जो वैल्यू सिस्टम है उसको अटैक कर रहे हैं, आपकी जो प्रिजम्पशंस हैं उसको झुठला रहे हैं। आपको लग रहा है मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है, तो मैं कैसे स्कैम का शिकार बन सकता हूँ। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, इसी पर वो खेलते हैं और आपको कहीं ना कहीं ऐसी रियलिस्टिक सिचुएशन पैदा कर देते हैं ताकि आप डर में आ जाएं, पैनिक में आ जाएं और आप पैसा दे दें। और इंडिया में कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि चलो जी थोड़ा पैसे दे के मेरा काम हो जाए, अच्छी बात है। भूल जाते हैं कि आप जब साइबर क्रिमिनल को पैसा देंगे तो पैसे तो गए और काम कुछ नहीं होने वाला, और साथ ही साथ आत्मग्लानि, फील व्हाट इज दिस नॉनसेंस, मैं एम्बैरेसमेंट, मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता। अपने फैमिली लोगों से भी बात करूंगा तो 4 लोग मुझे बहुत सुनाएंगे भाई तुमने क्या कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस इकोसिस्टम से बाहर आने की आवश्यकता है। सर आपने अभी डिजिटल अरेस्ट की बात की, उसमें आपने बात की डर और पैनिक की, तो सर यहाँ पे एक सवाल है कि हमने ऐसे कितने सारे केसेस देखे हैं जहाँ सीबीआई से कॉल आया और लोग डर गए, उन्होंने फिर पैसे दे दिए। अब क्या है, डर और पैनिक इतना बड़ा हो जाता है कि बंदा एक बार भी नहीं सोचता कि मुझे सीबीआई क्यों कॉल करेगी। वो कहीं ना कहीं आपको पैनिक में जैसे डाल देते हैं, आपकी जो कैपेसिटी टू थिंक है वो कहीं डिमिनिश हो जाती है। आप तुरंत एक ऐसे इकोसिस्टम में आ जाते हैं जहां पर
आप इंडिपेंडेंट रैशनल डिसीजन नहीं ले सकते। भाई जब आपने कुछ गलत काम किया नहीं तो सीबीआई से कॉल क्यों आएगा, और सीबीआई एक इंडिविजुअल को कॉल क्यों करेगी? सीबीआई का मैंडेट है कि वो कॉम्प्लेक्स केसेस ही कर सकती है। और कभी सुना है आपने कि सीबीआई क्रिमिनल को कॉल करेगी, भाई आ जाओ हम आपके बरखिलाफ कार्रवाई करेंगे? उन्होंने आपके बरखिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो छापा मारेंगे, वो सर्च वारंट लेकर आएंगे, अरेस्ट वारंट लेकर आएंगे, लेकिन पहले से प्री वॉर्न थोड़ा ना करेंगे। भूल लोग जाते हैं कि जब कोई आपको कॉल कर रहा है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक पद्धति तो पहले छोड़ता जा रहा है। आज कोई भी सीबीआई या कोई पुलिस ऑफिसर आपको कॉल नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया तो वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बन गया। उसके आधार पे आप उसकी शिकायत करेंगे, जैसे आप शिकायत करेंगे उस व्यक्ति की नौकरी जाएगी। तो लोग ये बेसिकली जो लॉजिकल चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सोचना भूल जाते हैं, क्योंकि एक बार आपने डर में आप आ गए तो आप क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग को अक्सर एक बैकएंड रख देते हैं, और उसकी वजह से हम इंक्रीजिंगली पाते हैं कि लोग शिकायत तो दूर की बात है, अब साइबर क्राइम के बहुत ज़बरदस्त शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर एक कर्नल साहब थे, रिटायर हुए हैं, उनकी रिटायरमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स, पैसे आए थे, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, उन्हें यही कॉल सीबीआई से आया और उनसे करीबन 1,65,00,000 रुपए ऐंठ लिए गए और उन्होंने दे दिए, थिंकिंग के बॉस दैट इज द एंड ऑफ द मैटर। भूल गए कि साहब मैंने अपनी पूरी रिटायरमेंट के बेनिफिट्स के पैसे किसी को दे दिए, और किसको दिए हैं? साइबर क्रिमिनल को दिए। तो आप कर्नल होने के बाद भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये शो करता है कि आप किसी भी तबके में क्यों ना हो, अगर आपको पैनिक में डाल दिया गया, डर में डाल दिया गया, तो आप इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे और चांसेस हैं कि आप साइबर क्राइम के शिकार बनेंगे। सर जैसा आपने बताया, इसका मतलब ये बहुत ही प्रोफेशनली ट्रेन किए जाते हैं लोग। ये ऐसा नहीं कि आज मेरे को मन किया साइबर क्राइम करने का तो मैं कर रहा हूँ। हर छोटी छोटी चीज़ को दिमाग में रखते हुए कि बंदा कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी साइकी से कैसे खेलेंगे। तो आई थिंक ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग का ही नतीजा है। ट्रेनिंग का नतीजा है, नए टूल्स का नतीजा है और नई टेक्नोलॉजी का नतीजा है। एक, साइबर क्रिमिनल्स को पता है कि भाई हमें पुलिस से काफ़ी आगे चलना है, तो हम लेटेस्ट टूल्स इस्तेमाल करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, हमें पता है कि हमें कुछ चीज़ ऐसे बतानी है जो बिलीवेबल हो, तो वो लोगों को ऐसी परिस्थिति प्रस्तुत करेंगे जो लोग उस बात को विश्वास कर लेंगे। क्योंकि अगर आपसे अटपटा चीज़ मांगी गई या पूछी गई या बताई गई तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं जैसे वो आपके साथ आइडेंटिफाई करते, आपके दिल तक पहुंचेंगे, तब वो बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे। और साइबर क्रिमिनल्स बहुत क्लियर है, वो जाल बिछाते हैं, जाल में जो फंस गया वो उनकी कैच बन जाता है और उन्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आजकल तो साइबर क्रिमिनल्स आपकी प्रोफाइलिंग भी करते हैं, मतलब कि आप किस किस्म के बंदे हैं, क्या काम आपका है, प्रोफाइल कैसा है, कितने अप्रोक्सीमेटली आपकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग है, उसके हिसाब से आपको टारगेट किया जाता है। अब देखिए, अगर आप इतनी बड़ी टेलीकॉम कंपनी के सीईओ को कॉल आ जाता है कि साहब किसी और आपके जूनियर ने आपके कहने पर इतने पैसे दे दिए, तो वो भी इंडिकेशन होता है। यानी कि उनका जूनियर जो इतना हाई लेवल ऑफिसर है, उसको कॉल आ गया कि साहब सीईओ बोल रहे हैं कितने पैसे ट्रांसफर करो, और वो बिना सीईओ से बात किए हुए ट्रांसफर कर देता है, तो वो साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड का ही शिकार तो बन जाता है। तो आजकल इस तरह के भरपूर केसेस सामने आ रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि लैंडस्केप में आज साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन फ्रॉड बहुत तेज फैल चुका है। ये जो डिजिटल अरेस्ट है, ये भी काइंड ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड है। फिशिंग हो, आइडेंटिटी थेफ्ट हो, कहीं ना कहीं उनका मकसद बहुत साफ है, उन्होंने आपकी जेब से पैसा निकालना है और इतनी आसानी से निकालना है और इतनी जल्दी बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाल के ले जाना है ताकि आप कुछ ना कर सकें। सर आपने प्रोफाइलिंग की बात की। प्रोफाइलिंग ठीक है, आप कोई नोन फेस है या कोई स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट कर रहे हैं, आपने सीईओ बोला, मतलब पर्सन एक प्रॉपर पोजीशन पे है, उसकी प्रोफाइलिंग करी है। बट जो आम जनता है, और ये लोगों का यही मानना है कि मैं तो कोई हाई फाई बंदा हूँ नहीं, मैं तो नॉर्मल एक एम्प्लॉय हूँ, काम करता हूँ, कोई किसी के पास इतना क्या टाइम होगा कि कोई मेरी प्रोफाइलिंग करेगा। देखिए, प्रोफाइलिंग सारों की नहीं की जाती, प्रोफाइलिंग इंपॉर्टेंट लोगों की जाती है, लेकिन जब जाल मछुआरा समुद्र में फेंकता है तब वो किसी एक मछली के लिए नहीं फेंकता, वो सब के लिए फेंकता है। जो फंस जाए, चाहे वो छोटी मछली हो चाहे वो बड़ी मछली हो, वो उसकी कैच बन जाती है। तो जब साइबर क्रिमिनल अपना जाल फेंकता है तो वो प्रोफाइलिंग करके नहीं फेंकता, वो जनरली फेंक देता है, जो फंस जाएगा वो शिकार बन जाता है। सर अगेन ग्रोथ की जहाँ तक बात है, ग्रो कर रहा है साइबर क्राइम सेक्टर, अनफॉर्चुनेटली ग्रो कर रहा है, तो क्या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं या बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है? और अगर कोई है भी इसके पीछे, तो
अपार्ट फ्रॉम मनी उनकी क्या कोई और मोटिवेशंस हो सकती है? देखिए, मनी प्राइमरी मोटिव होता है, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल वो दौर से निकल चुके हैं जहां वो आपको अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपरियोरिटी को प्रदर्शित करना चाहते हैं। आज उनके पास समय कम है, वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। तो आज ये सेक्टर ऑर्गेनाइज भी है और अनऑर्गेनाइज भी है। देखिए, कोविड-19 के बाद जब से ये गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम आ गई है, मैं देख रहा हूँ कि भारतवर्ष में एक नया प्रकरण, एक नई फिनोमिनन हो गई है। मैं उसे बोलता हूँ कॉटेज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ साइबर क्राइम। मतलब कि साइबर क्राइम आज एक कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि कोविड-19 में लोगों ने इतने अपनी नौकरियां गंवाई, पैसे गंवाए, और जिन जिन लोगों ने चखा साइबर क्राइम का मजा, उन्हें लगा कि इसमें तो बहुत ही आनंद है, बहुत पैसे हैं, तो वो साइबर क्राइम की ओर मुड़ गए। पहले हम बात किया करते थे सिर्फ एक जामतारा की, जो भारत का साइबर क्राइम कैपिटल माना जाता था। वहां पर इसलिए माना जाता था क्योंकि सारी कम्युनिटी ने निर्णय लिया कि हम सब मिलकर एकजुट होकर एक काम करेंगे, साइबर क्राइम। तो लिहाजा वो एरिया बहुत ज्यादा फ्लरिश भी हुआ और बहुत ज्यादा नोटोरियस भी हुआ। लेकिन उसके बाद अब नए नए प्रकार के सेंटर्स ऑफ क्रिमिनल एक्सीलेंस आने शुरू हो गए हैं। आजकल नू जो है भारत का साइबर क्राइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन चुका है। विभिन्न प्रकार के नए क्राइम्स वहां से उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात है। बहुत सारे छोटे छोटे गैंग्स अनऑर्गेनाइज तरीके से साइबर क्राइम की दिशा में जाते हैं, और ये गाँव में, कस्बों में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों के इलाकों में फैले हुए हैं। और पर्पस बहुत क्लियर है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स जो हैं छुपा सकें, मिटा सकें, ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच सके। और अक्सर ऐसी टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि अब तो साइबर क्राइम एक कॉटेज इंडस्ट्री बन चुका है। तो जब कॉटेज इंडस्ट्री बन चुका है तो वो अपनी लोकल नॉलेज भी इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई वेस्ट की कुछ थीम्स को कॉपी कर लिया और यहाँ ले आए। भारत में तो वो चीज चलेगी जो जमीन के साथ जुड़ी हुई है। और आज साइबर क्रिमिनल्स जो नए साइबर क्राइम के डिजाइन लेकर आते हैं, वो जमीन के साथ जुड़े होते हैं, ताकि जो आम व्यक्ति है, जनता जनार्दन है, वो विश्वास कर सके। उदाहरण के तौर पर हमारे एक क्लाइंट है, उनके यहाँ उनको मैसेज आया कि साहब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उन्हें 50 लाख रुपए का इनाम दिया है, और इसलिए अगर आपको इनाम लेना है तो आपको 10,000 रुपए की प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी और इस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। उन्होंने लिंक पर क्लिक किया, 10,000 रुपए दिए, लेकिन बहुत जल्दी पाया कि उनके सारे खाते में करीबन 7-8 लाख थे, सारे के सारे उड़ गए। अब जब वो क्लाइंट हमारे पास आए, मैंने उनसे पूछा, आपने कभी अपने आप से सवाल नहीं पूछा कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पुरस्कार क्यों देगा? आपने क्या खास बात कर ली है कि पुरस्कार देगा? तो प्रॉब्लम है ना, हमारे यहाँ फ्री कल्चर है, सब कुछ फ्री मिल जाए, मेरी लॉटरी खुल जाए, मुझे सारे पैसे मिल जाएं और मुझे कुछ ना करना पड़े। इस माइंडसेट से जब लोग चलते हैं तो लाजमी सी बात है वो साइबर क्राइम के शिकार हो ही जाते हैं। आपने सर अभी न्यू जामतारा इन सब की बात की, ये सबको पता है। जब सबको पता है तो पुलिस को भी पता है, ये जो हमारी अथॉरिटीज हैं, तो हम कुछ इसके बारे में कर रहे हैं या फिर कहाँ हम नाकामयाब हो जाते हैं कि हम वहाँ पे क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ पाते? देखिए, सरकार काफी काम कर रही है। सरकार कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स कर रही है, काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती है। मैं खुद बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूँ, हिस्सा होता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ नेशनल जुडिशियल एकेडमी में भोपाल पे, मैं पढ़ाता हूँ नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में। बहुत से स्टेट पुलिस अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती हैं, मैं उनको डिज़ाइन करता हूँ, उनको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो काम तो सरकार कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पैमाना है वो बहुत बड़ा है। आज जब 140 करोड़ भारतवासी हैं और हमारी जनसंख्या लगातार ग्रो कर रही है, उसकी तुलना में पुलिस फोर्स कम है। दूसरी बात, हमें साइबर क्राइम की ट्रेनिंग कॉन्स्टेंटली पुलिस ऑफिसर्स को देनी पड़ेगी। आज हमने कुछ लोगों को ट्रेन तो कर दिया, लेकिन वो कुछ लोग ही ट्रेन हुए, बाकी से अधिकर्मी ट्रेन नहीं हुए। हमें कांस्टेंट अपडेशन उनकी करनी पड़ेगी। सरकार लगातार कर भी रही है, लेकिन क्योंकि चैलेंज बहुत ज़्यादा विशाल है, अक्सर हमें लगता है कि रिस्पॉन्स हमारा कम है और चुनौती ज़्यादा है। लेकिन नॉनदलेस मुझे लगता है सरकार अलोन को ही काम करने की आवश्यकता नहीं, और लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना है। एक वो ज़माना होता था जब लोग साइबर क्राइम नहीं रिपोर्ट किया करते थे कि शर्म के बारे में, लोग क्या कहेंगे, मेरी छवि इम्पैक्ट हो जाएगी। अब वो दौर खत्म हो चुका है। आज क्योंकि साइबर क्राइम इतना कॉमन हो चुका है, रिपोर्टिंग होनी शुरू हुई है,
और जब से सरकार ने ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है 1930 या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया है cybercrime.gov.in में, आप घर बैठे हुए अपने ही कंप्यूटर, अपने ही मोबाइल फोन से कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि कंप्लेंट करने में एक और प्रॉब्लम होती है, अधिकांश लोग थाना नहीं जाना चाहते। उन्हें लगता है थाने जाएंगे, पुलिस के साथ और हमें ह्यूमिलिएशन, हैरेसमेंट फेस करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम होगी, तो छोड़ ही दो। वो छोड़ देने वाली कहानी ना खराब होती है। आपने चलिए 5-10 हज़ार रुपये छोड़ दिए और आपने रिपोर्ट नहीं किया, अब अंदाजा लगाइए कितने लाख, कितने करोड़ लोगों ने वो 5-10 हज़ार रुपये छोड़ दिए और उसका टोटल क्वांटम क्या बना। तो कैपेसिटी बिल्ड करना जरूरी है। एवरी स्टेक होल्डर विल हैव टू कंट्रीब्यूट इन दैट पर्टिकुलर स्टफ एंड आई थिंक कॉन्स्टेंट अवेयरनेस इज द ओनली मंत्र। क्योंकि आप आज लोगों को करंट लेवल ऑफ साइबर क्राइम बताएंगे, साइबर क्रिमिनल्स कल नए प्रकार के साइबर क्राइम लेकर आएंगे। वो नए मॉडल्स की जानकारी भी लोगों को देना जरूरी है, ना केवल पुलिस अधिकारियों को, ना केवल जजेस को, जुडिशरी को, बल्कि स्टेक होल्डर्स को, डिजिटल यूजर्स को, एट लार्ज उपभोक्ताओं को। क्यों? क्योंकि जितनी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी उतने आप ज्यादा जागरूक होंगे, उतने आप ज्यादा एम्पावर्ड महसूस करेंगे। वरना कहीं ना कहीं एक हेल्पलेसनेस फीलिंग होती है, भाई मैं तो अपना नॉर्मल काम कर रहा हूँ, मेरी नॉर्मल जिंदगी चल रही है, आप बैल मुझे मार, आपने आके मेरे यहाँ सेंध लगा दी, मुझे साइबर क्राइम का शिकार बनाया, मेरे पैसे ले लिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जहां पर हमें एड्रेस करना है, वो एड्रेस करना है कि हम लोगों की रिकवरी को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। आज जब मैं साइबर क्राइम का शिकार होता हूँ, मेरे अकाउंट से 50,000 लाख रुपए जाते हैं, तो मेरी प्रायोरिटी पहली क्या है? ये प्रायोरिटी नहीं है कि जिसने किया उसको पकड़ो, उसको जेल भेजो। मेरी प्रायोरिटी कि मेरे जो पैसे गए वो वापस से आ जाए, तो वो उनकी रिकवरी होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश जो पैसे जाते हैं बैंकिंग चैनल से जाते हैं, क्योंकि मेरे बैंक का खाता ही अक्सर खाली होता है, तो बैंक की जिम्मेदारी बनानी पड़ेगी। अगर मेरे खाते में सेंध लगी है तो बैंक को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। अगर आप बैंक को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, उसकी गर्दन दबाएंगे, तो वो पैसे लोगों को देगा। और वैसे भी बैंकों के पास इतनी सारी इंश्योरेंस कवर्स होते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने उस दिशा में काम करना नहीं शुरू किया। विद द रिजल्ट, जो एक बार पैसा चला जाता है वो अक्सर वापस नहीं आता। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जीरो लायबिलिटी नोटिफिकेशन प्रारंभ कर रखी है, लेकिन अधिकांश बैंक उसको फॉलो नहीं करना चाहते, या अधिकांश बैंक कहीं ना कहीं बहाने बनाते हैं कि आपको पैसे ना दिया जाना चाहिए, आपको जलेबी की तरह घुमाते हैं। मुझे लगता है ऑलरेडी आप सताए हुए हैं, आप जनता जनार्दन हैं, आपको साइबर क्राइम का शिकार बना दिया गया है, आपके पैसे चले गए हैं, आपको तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन आप अगर बैंक के पास जाएं और बैंक आपको घुमा दे, तो लगता है कि एक बार मेरे पैसे भी गए, दूसरा बैंक के हाथ हैरेसमेंट भी आई, तीसरा मुझे पल्ला क्या पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। तो कहीं ना कहीं आपको विक्टिम ओरिएंटेड अप्रोच लेनी पड़ेगी इस तमाम सारे साइबर क्राइम इकोसिस्टम की चुनौतियों को देखते हुए। सर, हमने मूवीज में देखा है और मैंने रियलिटी में जब 2-3 साइबर क्रिमिनल्स देखे अपने सामने, तो उनका एक ऑरा होता है जो आपको ये कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत फियरलेस तरीके से घूमते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी होती है। और मतलब इसके पीछे रीजन क्या है सर? क्या पकड़ना मुश्किल है, क्या उनकी टेक्नोलॉजी आया है, या हमारी तरफ से कोई कमी है? ये लोग, ये साइबर क्रिमिनल्स इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने होमवर्क कर रखा है। उन्हें पता है कि भारत के पास कोई डेडिकेटेड साइबर क्राइम लॉ नहीं है। उन्हें पता है कि भारत में आईटी एक्ट में अधिकांश साइबर क्राइम जो है बेलेबल ऑफेंस है, जहां पर अगर वो अरेस्ट भी हो गए तो उन्हें बेल अधिकार के तौर पे मिलेगी। उन्हें यह भी पता है कि एक बार मैं बेल के प्राप्त होने के बाद बाहर आ गया तो मैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और एक बार इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया तो मेरे पर खिलाफ कन्विक्शन हो नहीं सकता। उन्हें यह भी पता है कि उन्हें यह भी पता है कि भारत का जो साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशो है वो भी बहुत पुअर है, लेस देन 1% केसेस में सजाएं होती हैं। कुछ साल पहले मेरी लॉ फर्म पवन दुगल एसोसिएट्स ने एक सर्वे किया ये जानने के लिए कि कितनी अंडर रिपोर्टिंग होती है, और हमने पाया कि अगर 500 इंस्टेंसेस होते हैं साइबर क्राइम के, तो उनमें केवल 50 ही रिपोर्ट होते हैं, और उनमें 50 में केवल एक केस में ही एफआईआर दर्ज होती है। तो 500 इंस्टेंसेस हुए और एक एफआईआर दर्ज हुई, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि करंट पोजीशन क्या है। और मैं मानता हूं कि ये पुराने फिगर्स हैं, आज की वर्तमान ग्राउंड रियलिटी तो बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसलिए
हमें समझना होगा, जैसे कोविड-19 आया था, एक महामारी आई थी, आज साइबर क्राइम की महामारी आ चुकी है, चारों ओर है। हमारा दायित्व है हमें अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, वरना पैसे भी जाएंगे, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम भी लो होगी, सेल्फ ग्लानी भी होगी, और कहीं ना कहीं लगेगा मुझे कुछ रेमेडी नहीं मिल पा रही। सर आपकी ये बुक मेरे पास है, चैट जीपीटी एंड लीगैलिटीज। तो सर इस बुक में आपने बात की है कि कैसे एआई की लीगल पोजीशन क्या है। तो मेरा सर सवाल ये है, अब तक आपने बात की कि कोई डेडिकेटेड साइबर क्राइम लॉ नहीं है, हमने इस एक सेगमेंट को तो कंप्लीट नहीं किया, हम सीधा जंप कर रहे हैं एआई की लीगैलिटी पे। तो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीटनेस की वजह से ही लूपहोल्स बन रहे हैं सिस्टम में। देखिए, सिस्टम में लूपहोल्स इसलिए बन रहे हैं कि हम लोग अपने कानून को होलिस्टिकली नहीं डेवलप कर पाए। भारत का जो आईटी एक्ट है, एक ई कॉमर्स को, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को बढ़ाने का लॉ बनाया गया था, लेकिन जब ये आईटी बिल संसद के सामने आया तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी कि साहब इसमें आप साइबर क्राइम्स और ऐड करिए। तो हम लोगों ने एक नया चैप्टर इसमें ऐड किया, चैप्टर रोमन 11, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के साइबर क्राइम्स को परिभाषित किया, जो पार्लियामेंट ने पास किया सन 2000 में। तो हम लोगों ने एक गलती करी कि हमारे यहाँ जो एक डेडिकेटेड साइबर क्राइम कानून होना चाहिए था वो नहीं आ पाया। हम लोगों ने साइबर क्राइम को केवल एक चैप्टर के तौर पर ही रखा, तो वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक इशू था। सेकंड था कि भारत के आईटी एक्ट ने भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को अमेंड किया और कुछ कवरेज इनहैंस करी, लेकिन वो कवरेज भी कंप्लीट नहीं थी। अब आज की तारीख में आईटी एक्ट जो है काफी आउटडेट हो चुका है, तो उसको अपडेट करने की जरूरत है। बट मीनवेल क्या हो रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल दुरुपयोग क्राइम के लिए हो रहा है, साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब उनकी चिंताएं भी सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपको होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी, एग्जिस्टिंग लॉ को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। भारत के पास अगर एक डेडिकेटेड साइबर क्राइम कानून आए तो ज्यादा अच्छा होगा। अल्टीमेटली एआई क्राइम्स को भी आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। एंड फाइनली मुझे लगता है कि जो विक्टिम है उसको आपको रेमेडी जरूर दिलानी है, और उसके अगर पैसे गए हैं तो उसके पैसे जरूर आने चाहिए, और वो इंश्योरेंस के माध्यम से आ सकता है। अगर आप बैंक्स को विवश करेंगे कि आप हाई साइबर इंश्योरेंस कवर्स लीजिए, ताकि जब इस तरह के इंस्टेंसेस हों तो आप पैसे वापस विक्टिम्स को दीजिए, तो उससे भी काफी फर्क पड़ सकता है। सर आपने साइबर इंश्योरेंस की बात की, मेरा अगला सवाल साइबर इंश्योरेंस पर ही था। ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है लोगों के लिए, तो अगर आप इसको सिंपल शब्दों में समझा सकें कि ये क्या है और प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है भारत में। हम लोग सब जीवन बीमा से वाकिफ हैं, लाइफ इंश्योरेंस, मसलन कि कुछ पैसा दीजिए और वो आपकी लाइफ को इंश्योर करेंगे। मसलन कि अगर आपकी डेथ बीच में हो गई तो जितना आपका अमाउंट है इंश्योरेंस, वो पैसा आपकी नेक्स्ट कितन किन को मिलेगा। साइबर इंश्योरेंस एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी आपको साइबर इंश्योरेंस कवर देती है। मसलन वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का, कंप्यूटर नेटवर्क्स का आकलन करती हैं और फिर कहती हैं कि आप सुरक्षित हैं, चलिए अगर यहाँ पर सेंध लगे तो हम आपको कवर करेंगे, हम आपको इतना इंश्योरेंस कवर देंगे। तो ये उद्देश्य होता है साइबर इंश्योरेंस का। साइबर इंश्योरेंस में अक्सर प्रीमियम्स हाई होते हैं क्योंकि क्वांटम ऑफ लॉसेस ज्यादा हो सकते हैं। अलग अलग कंपनियां आजकल दे रही हैं साइबर इंश्योरेंस कवर्स, लेकिन अभी भी हम उतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए हैं साइबर इंश्योरेंस को, क्योंकि लॉ ने अभी इसको मैंडेट नहीं किया। जिस दिन लॉ मैंडेट करेगा कि साहब आप इंटरमीडियरी हैं, आप बैंक हैं, आपको मैंडेटरी साइबर इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, अगर आप लेंगे तब मैं मानूंगा कि आप ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, तब मुझे लगता है ज्यादा थ्रस्ट मिल पाएगी। और अल्टीमेटली साइबर इंश्योरेंस कवर्स के माध्यम से जितनी जो यूजर्स हैं जिनके पैसे गए हैं उनके पैसों को की भरपाई की जा सकती है। लोगों का अगर आपने कॉन्फिडेंस जीतना है तो कहीं ना कहीं उनके पैसे को वापस करवाना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते साहब साइबर क्रिमिनल आपका पैसा ले गया, हम कुछ नहीं कर सकते, वो अप्रोच नहीं होनी चाहिए। सर सोशल मीडिया क्राइम्स एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है साइबर क्राइम्स के अंदर, और सोशल मीडिया में हम सब हैं, ऐसा तो है नहीं, हम सभी देखते हैं चीज की, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, रात को लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं। तो इतना प्रभाव जब है सोशल मीडिया का तो इसमें क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोई आपने ऐसे केसेस देखे हों जो बड़े पेचीदा हो, इंटरेस्टिंग हो सोशल मीडिया क्राइम के रिगार्डिंग? सोशल मीडिया क्राइम्स आजकल बहुत तेज रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं और नए नए प्रकार के सोशल मीडिया क्राइम्स आ रहे हैं, और उनकी जो मैनिफेस्टेशन है या उनकी जो कैटेगराइजेशन है वो भी लगातार बदलती जा रही है।
बहुत आसान सामान्य से सोशल मीडिया क्राइम्स हैं कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट को मैंने हैक कर लिया और उसका कब्जा ले लिया और उसके बाद उससे अनाप शनाप अश्लील कंटेंट या डेफेमेटरी कंटेंट प्रकाशित किया। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट बड़ा क्लियर है कि आपकी जो रेपुटेशन है उसको इम्पैक्ट करना है। दूसरी बात, अक्सर कई बार क्या होता है कि हैकर्स आते हैं, आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं और आपका जितना पुरानी एक्टिविटी है वो सारी डिलीट कर देते हैं। पर्पस ये है ताकि आपने जो क्रेडिबिलिटी बनाई है, गुडविल बनाई है, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सके। सेकंड थिंग, आजकल देखते हैं कि सोशल मीडिया को लोग आजकल एक युद्ध का बैटलफील्ड मानने लग गए हैं। मसलन ये केस, बहुत इंटरेस्टिंग केस आपको बताता हूँ। ये लड़का लड़की थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थी, अफेयर चला करीबन 6-8 महीने और फिर अफेयर टूट गया। अब बॉयफ्रेंड की शिकायत गर्लफ्रेंड से है, वो चाहता है कि गर्लफ्रेंड वापस आए, गर्लफ्रेंड इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करता है और उसके माध्यम से इनकी जो पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं, अश्लील फोटोग्राफ्स हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल पर डाल देता है। क्यों? ताकि उसके जितने फॉलोअर्स हैं लड़की के वो देखेंगे, उसकी छवि इम्पैक्ट हो जाएगी और कहीं ना कहीं यहां तक कि वो पैसे मांगता है कि अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट में आपको वापस दूं तो मुझे इतना पैसे बिटकॉइन में दे दीजिए। तो आजकल इस तरह से भी केसेस सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया में आजकल कहीं ना कहीं हाईजैकिंग ऑफ अकाउंट्स बहुत पॉपुलर हो गया है। आप इतनी मेहनत करते हैं, अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाते हैं, लगातार चीजें पोस्ट करते हैं, ये उम्मीद से कि आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपकी प्रसिद्धि और होगी और आप वैल्यू कंटेंट लोगों को दे पाएंगे। लेकिन अगर आपका यही प्लेटफॉर्म, यही धरातल आपसे छीन ली जाए, कई बार तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ की जानबूझ के सोशल मीडिया अकाउंट्स में मिलिशियस प्रोग्राम्स डाल दिए जाते हैं ताकि वो अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया जाए सर्विस प्रोवाइडर द्वारा। दूसरा, अश्लील कंटेंट प्रकाशन होना आजकल बिल्कुल साधारण सी बात हो गई है। कहीं ना कहीं लोगों की छवि को इम्पैक्ट करने का प्रयास भी किया जाता है। तो ऑनलाइन डेफेमेशन आजकल भरपूर चल रही होती है सोशल मीडिया पर। आजकल एक और नया सोशल मीडिया क्राइम आ गया है जिसे हम बोलते हैं कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया ट्रोलिंग। आप जानबूझ के व्यक्ति विशेष को फॉलो करते हैं, स्टॉक करते हैं इस तरीके से ताकि उसके जो मानसिक संतुलन है वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट हो गया। 2000 में जब कानून नहीं आया था तब मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण केस किया था। भारत का पहला साइबर स्टॉकिंग का केस था और वो केस एक महिला का था जिसमें महिला को कॉन्स्टेंटली कोई व्यक्ति फॉलो कर रहा था। बाद में पता लगा कि जो उसे ऑनलाइन फॉलो कर रहा है वो उसी के पति की कंपनी का एक मुलाजिम है। उसके पति ने ऑब्वियसली कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया जो उस पर्टिकुलर मुलाजिम को नहीं अच्छा लगा, तो उसने कहा मैं तो तुम्हारा बैंड बजाऊंगा, और इसलिए उसकी पति की जो वाइफ है उनको टारगेट करते हुए ऑनलाइन फॉलो किया। ये वो दौर था जब आईटी एक्ट नहीं आया था, तो हमें भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंदर ही जाना पड़ा। आजकल स्टॉकिंग अलग किस्म की हो गई है। आजकल जब आप सोशल मीडिया स्टॉकिंग करते हैं, आप पहले प्रोफाइलिंग करते हैं कि ये क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटी क्या है, और खास तौर पर आपको हिट बिलो द बेल्ट वहां करेंगे जहां सबसे ज्यादा आपको असर पड़ेगा। और उसकी वजह से लोग आज डिप्रेशन में जाते हैं, लोग कहीं ना कहीं सुसाइड भी कमिट कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया में उनकी छवि को इम्पैक्ट किया गया। आजकल सोशल मीडिया फ्रॉड का भी बहुत एक फर्टाइल ग्राउंड बन गया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया जहां पर एक लड़की ने जो मुंबई बेस्ड है उसको तलब थी कि साहब मेरा नया इंस्टाग्राम अकाउंट है और मुझे इसको बढ़ाना है और मुझे करीबन 55,000 फॉलोअर्स और लेने हैं। तो ऑनलाइन उसने सोशल मीडिया पर देखा कि कोई व्यक्ति कह रहा है कितने पैसे दे दीजिए, मैं आपके 55,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर ले आऊंगा। इन्होंने पैसे भी दे दिए करीबन 2 लाख रुपए, और बाद में पता लगा कि वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स तो क्या बढ़ने थे, वो कोई साइबर क्रिमिनल निकला। तो आज पल पल क्षण क्षण आपको कहीं ना कहीं डिफ्रॉड करने के नए तरीके सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स को मालूम है कि जहां मधु है मधुमक्खी वहां जाएगी। उन्हें पता है कि आज सब लोगों का सिंक्लोजर ऑफ ऑल आइज सोशल मीडिया है, तो इसलिए वो सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। अलग अलग झूठे नामों से, झूठे अकाउंटों से आपके साथ बात करते हैं। तो सोशल मीडिया पर इम्पर्सनेशन तो आजकल बहुत कॉमन हो गई है। पता लगा
कि ये लड़का था करीबन 28 साल का लड़का, और उसने दोस्ती कर ली करीबन 24 साल की एक लड़की की, और लगातार सोशल मीडिया पे संपर्क स्थापित रहा, और फिर दोनों के बीच में ऑनलाइन इश्क हो गया, और फिर दोनों ने निर्णय लिया कि चलो भाग चलते हैं। एक लोकेशन डिसाइड हुई कि चलिए इस लोकेशन पे हम मिलते हैं और फिर हम घर से बाहर चलेंगे, भाग जाएंगे। जब ये लड़का वहां लोकेशन पे पहुंचता है तो उसे 24 साल की लड़की नहीं नजर आती, उसे 65 साल का एक बुढ़ा नजर आता है जो उसको अगवा करने के लिए आया हुआ है। तो आजकल आप जो देखते हैं सोशल मीडिया पर, उस पर ना विश्वास करें तो अच्छा है, क्योंकि जब तक आप इंडिपेंडेंटली पुष्टि नहीं करेंगे, चांसेस बहुत हाई है कि कहीं ना कहीं इंपर्सनेशन के माध्यम से साइबर क्रिमिनल्स आपको टारगेट करेंगे, आपकी जो वल्नरेबिलिटीज है, इनसिक्योरिटीज है, उस पर प्ले करेंगे और आपको कहीं ना कहीं गलत दिशा में ले जाएंगे। सर, हमारी डेली लाइफ में आई एम श्योर हम कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हम साइबर क्रिमिनल्स का काम और आसान कर देते हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको लगता है आम जनता जो उनको पता भी नहीं है, बिना सोचे समझे वो ये गलतियां हर रोज कर रही हैं और साइबर क्रिमिनल्स उन्हीं गलतियों का फायदा उठा रहे हैं? आजकल सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं उस चीज पर जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं और जो हमारे सामने इंटरनेट पर आ रही है। ये पहली मेजर गलती है। क्यों? क्योंकि आज दौर है फेक न्यूज का, फेक इंफॉर्मेशन का, फॉल्स रूमर्स का। तो अगर आपने बिना पुष्टि किए हुए किसी जानकारी पर रिलाई किया तो पॉसिबिलिटी होगी कि आप कहीं ना कहीं ठगे जाएंगे। दूसरी बात, आज अधिकांश लोग अभी भी सरकारी एजेंसीज के नाम से डर जाते हैं। तो कोई मैसेज, ईमेल या कोई संदेश आएगा किसी सरकारी एजेंसी से, आजकल बहुत सारा वो फ्रॉड आ गया ना कि आपको मेल आती है कि साहब सीबीआई का ये ऑर्डर है, और वो ऑर्डर के अंदर रंग बिरंगे ठप्पे लगे होते हैं और लोगों के दस्तखत होते हैं, आपको लगता है बिल्कुल ऑथेंटिक है, और वो कहते हैं कि साहब आप तो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर जा रहे हैं और आपका आईपी एड्रेस निकल आया है और हम अब आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लोग डर जाते हैं। भाई, लोग भूल जाते हैं कि पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर जाना कोई जुर्म नहीं है। आप जब पोर्नोग्राफी को पब्लिश करेंगे या ट्रांसमिट करेंगे तब जुर्म है। लेकिन लोग अक्सर गलती करते हैं सरकार और सरकारी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्ड्स के ऊपर रिलाई करके। आपने अगर रिलाई करना है तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और जाकर पता करिए। ये सेकंड गलती करते हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण गलती आज अधिकांश लोग हम चुप करते हैं, आज हम लोग सब मारे हुए हैं स्मार्टफोन से। स्मार्टफोन देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन एक सिटिंग टाइम बॉम्ब है जो हम अपने पर्स में, अपने जेबों में कैरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्मार्टफोन न केवल स्मार्ट है बल्कि विभिन्न प्रकार की आपकी जानकारी भी एकत्रित कर रहा है। अधिकांश लोग आज स्मार्टफोन से फोटो खींचते हैं, बिना सोचे समझे वो फोटो को बिना स्क्रब किए हुए ऑनलाइन डाल देते हैं। भूल जाते हैं कि मेरे स्मार्ट फोटोग्राफ जो स्मार्टफोन से खींची गई है उसके अंदर मेरा मेटा डेटा है, मेरा लैटिट्यूड है, मेरा लॉन्गिट्यूड है, मेरी लोकेशन है। तो इतनी सारी जानकारी जब आप बिना हाइड किए हुए ही ऑनलाइन दे देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप इन्विटेशन दे रहे हैं, हे साइबर क्रिमिनल देवता आप आइए, आप मेरे घर में आइए, मुझे टारगेट करिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको आज बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा कि आप पब्लिश क्या करना चाहते हैं। इंटरनेट की दो खास बातें हमेशा याद रखिए। एक, इंटरनेट कभी सोता नहीं है। दूसरा, इंटरनेट कभी कुछ चीज भूलता नहीं है। तो अगर आपने गलती से भी कुछ चीज प्रकाशित कर दी, ट्रांसमिट कर दी, तो वो लगभग सदैव के लिए रह जाने वाली है। एंड वंस यू रियलाइज दैट दिस इज गॉन आउट, यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक। तो जितनी जल्दी आप हो सके रियलाइज करें कि इंटरनेट पे जब भी कुछ भी आपने जाना है, कोई एक्टिविटी करनी है, सोच समझ कर, सूझबूझ कर एक्टिविटी करें तो अच्छा रहेगा। ये कुछ 3 चीजें हैं जो मैं अक्सर पाता हूँ, बहुत लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। क्योंकि अक्सर आप हर वक्त तो गार्ड पे नहीं रहते, कहीं ना कहीं तो आपका कोई वीक मोमेंट आता है, वहां पे आपको लगता है कि साहब अरे मेरे साथ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो वहां पर ही आप जाके फंस जाते हैं। मुझे लगता है कॉन्स्टेंटली हमें अपने गार्ड को आप रखना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा कि इंटरनेट एक महासागर है जहां पर अलग अलग प्रकार की मछलियां इंतजार कर रही हैं हमें खाने के लिए। तो जितनी जल्दी हम अपने आप को, अपने डेटा को प्रोटेक्ट रखेंगे, संरक्षित रख पाएंगे, उसकी निजता को बरकरार रख पाएंगे, उतना ही हम लोग ज्यादा सशक्त
और सुरक्षित हो। ये आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला कि आप इस फील्ड में हैं इतने साल से, हर रोज देखते हैं, फिर भी वीक मोमेंट्स आते हैं। तो आई एम श्योर कोई भी प्रोफेशनल होगा उसके वीक मोमेंट्स आते हैं। जस्ट आप कितना डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं और कितना अपने आप को और सिक्योर कर सकते हैं। हम लोग इंसान हैं ना, तो कहीं ना कहीं गलती करते हैं। 2400 घंटे तो हम टेंशन पे नहीं रह सकते। कभी ना कभी तो आपका वीक मोमेंट आ जाएगा, आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो वीक मोमेंट ना आए। दूसरी बात, वो वीक मोमेंट पर आप इंटरनेट पर कुछ काम ना करें। और तीसरी बात, अगर गलती हो भी गई है तो अगली बार वो गलती ना दोहराएं। अगर ये 3 चीजों का हम ध्यान रख लेंगे तो हम अपनी ही एक्सपीरियंस से सीखेंगे और संभावित तौर पर लर्न करेंगे। एक्चुअली इंटरनेट तो हमारे ऊपर थोपा सा गया है। हमें किसी ने कभी कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी कि आप इंटरनेट पर जाकर कैसे अपने आप को बिहेव करना है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और जब से कोविड-19 आ गया तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं था, लोग इंटरनेट पर आ गए। तो आप आ तो गए, लेकिन आपको जो बेसिक साइबर हाइजीन मेथोडोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, वो आप अक्सर नहीं पता कर पाए। तो मुझे लगता है आजकल सेल्फ हेल्प कोर्सेज आ गए हैं, उनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कुछ साल पहले मैंने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, साइबर लॉ यूनिवर्सिटी, जहाँ पर मैं सेल्फ हेल्प कोर्सेज देता हूँ। 37 कोर्सेज हैं साइबर लॉ, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, AI, ब्लॉकचेन, IoT पर। और ये कोर्सेज लगभग करीबन 32,500 प्रोफेशनल्स 174 राष्ट्रों से कर चुके हैं, जो 53 नेशनल लैंग्वेजेस बोलते हैं। बेसिकली आंकड़े बताते हैं कि साहब आज वो टाइम आ गया है कि हमें सेल्फ हेल्प कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। हमें अपने आप को अपडेट रखना है। अगर हम सोचते हैं कि मेरी पढ़ाई या मेरे करिकुलम या मेरे डिग्री मुझे प्रोटेक्ट करेगी, तो वो प्रोटेक्ट नहीं करेगी। मुझे खुद ही लगातार ये साइबर स्किल्स को लेना है, उसको इम्बाइब करना है अपनी जिंदगी का, ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं, अपने डेटा का संरक्षण कर सकूं, और मोर इम्पोर्टेंटली अपने आसपास का जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनको भी सतर्क कर सकूं, ताकि वो भी साइबर क्राइम का शिकार न बने। सर, ओवर शेयरिंग ऑफ डेटा, ये हम सब ने सुना है नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ, खासकर यूथ से जब बात करता हूँ, उनके 2 बड़े इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं और आई वुड लव कि अगर आप इन दोनों का आंसर करें। पहला, वो कहते हैं कि हम कहाँ अपने आप को बचाएं। ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पे हमें अपना डेटा देना पड़ता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। उस सिचुएशन में क्या करें, पहला। दूसरा, जो आपने कहा कि अपना डेटा बाहर मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने दिया तो वो इंटरनेट से डिलीट नहीं हो सकता। तो बहुत लोगों का इसमें ये सोचना होता है कि अब तो चला गया, क्या फर्क पड़ता है, अगर 30% चला गया तो और 30-40% चला जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो सर, इन दोनों टेक्स पे आपका क्या टेक है? आज भारतवर्ष में, इंडिया में एक नया रेवोल्यूशन चल रहा है। मैं उसे बोलता हूं द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। भारत की उल्टी की क्रांति। क्यों? भारतवासी आज उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, वॉमिटिंग कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, सोशल डेटा हो, बिना सोचे समझे कि उसका असर आपकी प्राइवेसी पर क्या पड़ने वाला है। लोगों को लगता है क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। उसका रीजन ये है कि एक बार आपका डेटा चला गया तो वो वापस नहीं आने वाला। और अगर आपने बिना सोचे समझे अपना डेटा शेयर कर लिया, तब भी आप इम्पैक्ट होने वाले। अक्सर कभी हमने आपसे पूछा है कि इतनी बढ़िया वर्ल्ड क्लास सर्विसेज हमको फ्री क्यों दी जाती हैं? वो इसलिए दी जाती हैं क्योंकि हम प्रोडक्ट बन चुके हैं। कंपनियां हमारे डेटा की भूखी हैं, ये वो डेटा इस्तेमाल करती हैं और इसको मोनेटाइज करके पैसे कमाती हैं। तो मुझे लगता है कि हमें होड़ में नहीं जाना चाहिए। आजकल हम अंधाधुंध होके अपने मोबाइल एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं। क्यों? फला दोस्त ने बताया, यहां सुना, यहां देखा, चलो डाउनलोड करो। जब वो मुझसे परमिशंस मांगता है एप्लीकेशन, तो मैं कुछ बिना पढ़े सुने, बिना किसी चीज का आंकलन किए हुए सारी परमिशंस दे देता हूं। मुझे लगता है वहां पर हमें एक बार पॉज करना है। कोई भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले एटलीस्ट उसके टर्म्स एंड कंडीशंस या प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लें, ये देखने के लिए कि वो ऐप आपका डेटा को किस तरीके से यूज करने वाला है। दूसरा, अगर ऐप का उद्देश्य एक चीज है लेकिन वो परमिशन दूसरी चीज के लिए मांग रहा है, तो मुझे लगता है आपको केयरफुल हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आजकल हम एंड्रॉइड इस्तेमाल करते हैं। एंड्रॉइड में टॉर्च एप्लीकेशन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। द मोमेंट आप टॉर्च एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो कहता है कि साहब मुझे परमिशन दीजिए कि मैं आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर सकूं। अब आपको अपने आप से पूछना है कि ये टॉर्च एप्लीकेशन का ताल्लुक मेरे कॉन्टैक्ट के साथ क्या है और मैं क्यों दूं। लेकिन हम बिना सोचे समझे सारी परमिशन दे देते हैं और फिर ये डेटा हमारा बाहर चला जाता है और दुरुपयोग हो जाता है।
दूसरी बात, मुझे लगता है कि आजकल सारे लोगों को लगता है क्या फर्क पड़ता है, सो व्हाट, सारे लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। भूल जा रहे हैं कि साहब इंतजार करिए, समय आने दीजिए, एक वो समय आएगा जब आपको अपने इसी एक्ट का पश्चाताप होगा। क्यों? क्योंकि एक बार आपका डेटा चला गया, वापस तो आने वाला नहीं। ये राइट टू बी फॉरगॉटन देखने में अच्छा लगता है, हकीकत में काम नहीं करता। भारतवर्ष में वैसे भी राइट टू फॉरगॉटन तो है ही नहीं। यूरोपियन यूनियन में तो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, जहां पर आपको राइट टू बी फॉरगॉटन है अगर आप यूरोपियन सिटीजन है या यूरोपियन रेजिडेंट है। लेकिन भारतवर्ष में आज की तारीख में भी राइट टू बी फॉरगॉटन है नहीं। मसलन राइट टू बी फॉरगॉटन कि मुझे गलती से मैंने कुछ डेटा डाल दिया, आज मुझे आभास होता है वो डेटा गलत है या आप मेरी छवि को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है, प्लीज उसे रिमूव करिए। अगर कानून ये अधिकार देता है तब तो सर्विस प्रोवाइडर रिमूव करेगा। अगर कानून आपको अधिकार देता ही नहीं है तो सर्विस प्रोवाइडर रिमूव नहीं करता। तो आजकल जब भारतवर्ष में राइट टू बी फॉरगॉटन नहीं है तो मुझे लगता है ज्यादा कॉशन और केयर की आवश्यकता है। दूसरी बात, हम हर जगह जब अपने जो डेटा छोड़ते जा रहे हैं, हम भूलते जा रहे हैं कि ये डेटा एक्सेस साइबर क्रिमिनल्स भी करेंगे। ये डेटा एक्सेस मेरे आने वाले समय में फ्यूचर एम्प्लॉयर्स भी करेंगे। ये डेटा का आकलन मेरे आसपास के बिजनेस एसोसिएट्स भी करेंगे। और यहां तक कि मेरी अगर शादी नहीं हुई तो मेरा जो होने वाला वाइफ या हस्बैंड है वो भी इसका आकलन करेगा, देखने के लिए, इस बात को डिसाइड करने के लिए कि आप कैसे बंदे हैं, कि आपके साथ जीवन गुजारना चाहिए, कि आपके साथ बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको उदाहरण देता हूं, एक कंपनी है, FMCG कंपनी है, और उसकी एक पोस्ट खाली हो गई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की। उसने एडवर्टाइजमेंट करी, बहुत सारे लोग आए और फाइनली उन्होंने एक व्यक्ति को चूज कर लिया और फिर उसे बोला कि साहब 4 दिन बाद आप आइए और ज्वाइन करिए। उन 4 दिनों में क्या हुआ कि उस कंपनी के कुछ मुलाजिमों ने टॉप मैनेजमेंट को जाके बताया कि सर आपने इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल देखा है, ये तो गे एक्टिविस्ट है, क्या आप चाहेंगे कि आपकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गे एक्टिविस्ट के तौर पर नजर आए? तो कंपनी को तो ऑब्वियसली लगा कि बात सही नहीं है। उन्होंने टाल मटोल करके फिलहाल अपॉइंटमेंट नहीं करी। लेकिन ये केस शो करता है कि आज आप जो ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं उसका आकलन आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर भी करेगा और देखेगा क्या आपकी एक्टिविटीज उसके पोटेंशियल बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को हार्म तो नहीं कर रही, और अगर कर रही है तो शायद आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। गलत बात है, बट रियलिटी है, इस तरीके से काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको फूंक फूंक के पढ़ना है। नीड टू नो, शेयर एंड शेयर इंफॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या है ना, एक नई होड़ है, लोग कहते हैं कि लोगों को पता होना चाहिए मैं दोपहर में खाने में क्या खा रहा हूँ। अच्छा, आजकल एक नई होड़ आ चुकी है जहां पर फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया है और दूसरी फियर ऑफ नॉट शेयरिंग हो गया है। मसलन लोग चाहते हैं सारे लोगों को पता होना चाहिए मैंने दोपहर के भोजन में क्या खाया, शाम को 4 बजे मैंने क्या किया। तो हर प्रकार के अपडेट सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं कि अब वो दौर आ गया है जहां पर इंफॉर्मेशन आपको नीड टू शेयर बेसिस पर ही शेयर करने की आवश्यकता है। सारी दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है कि आप किस वक्त पर क्या कर रहे हैं। जिसको जानने की जरूरत है उसके साथ शेयर करिए, लेकिन आप अंधाधुंध की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो नेगेटिवली आपकी प्राइवेसी इंपैक्ट होगी ही और साथ ही साथ रिलेशनशिप भी इंपैक्ट हो जाएंगे। व्हाट्सएप सर एक और प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया अलग, व्हाट्सएप अपनी जगह। तो जो व्हाट्सएप है वहां पे भी बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं। कैसे प्रकार के स्कैम्स है जो आजकल आप देख रहे हैं व्हाट्सएप पर होते हुए, पहला। दूसरा, ऐसे कोई केस में अगर ग्रुप पे कोई अश्लील कंटेंट शेयर हो रहा है, कोई भी क्राइम हो रहा है, तो ग्रुप एडमिन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हाल ही में एक नया किस्म का ट्रेंड आ चुका है व्हाट्सएप पर। आजकल लोग जब शादियां होती हैं तो कार्ड नहीं भेजते फिजिकल, वो व्हाट्सएप पर कार्ड भेज देते हैं। और आजकल जो नया ट्रेंड आ गया है कि ये व्हाट्सएप पे कार्ड्स में अक्सर जानबूझकर मलिशियस प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं ताकि आपका डेटा चुराया जा सके। तो अलग अलग प्रकार की टेक्निकल फाइल्स होती हैं, डाल दी जाती हैं। आपको देखने में तो कार्ड नजर आएगा, एक्चुअली वो एक आग का गोला है। तो आजकल इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं सामने जहां पर मैरिज कार्ड्स के अंतर्गत स्पाईवेयर मैलवेयर डाल दिया जाता है व्हाट्सएप और डिसेमिनेट किया जाता है। सिमिलरली व्हाट्सएप पर एक तो क्या ना, हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन गेज है आ गई है। हमको अभी हमने मैसेज डाला, हमें तुरंत अभी इसी वक्त जवाब चाहिए। तो उस होड़ में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। दूसरी बात, आजकल लोग दूसरों के इंटरेस्ट को थोड़ा बहुत ज्यादा प्रिय रखने लग गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखी, तुरंत आपने अपने तमाम सारे लोगों को फॉरवर्ड कर दिया।
भूल गए कि साहब जो चीज मैं देख रहा हूं क्या वो सही है, नहीं है। भूल गया हूं देखने के लिए, भूल गया हूं हो रहा हूं। जब मैं फॉरवर्ड करता हूं तो आवश्यकता है मुझे देखने के लिए कि जो इंफॉर्मेशन मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं सही है या नहीं सही है। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी तो और लोग पैनिक हो जाएंगे, मोर इम्पोर्टेंटली आप पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी आ जाएंगे। यहां पर आपका दूसरे सवाल पर मैं आता हूं। लोग आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप बनाना बच्चों का खेल, हर छोटी बात पे बनाते हैं। हर छोटी बात पे। आज मीटिंग हो रही है उसका ग्रुप बन जाता है, शादी हो रही है उसका ग्रुप बनता है, तलाक हो रही है उसका ग्रुप बनता है, यहाँ तक कि जुडिशियल सेपरेशन हो रही है तब अलग ग्रुप बन जाता है, लॉयर्स का अलग ग्रुप बन जाता है, पार्टीज का अलग ग्रुप बन जाता है। तो जब आप ग्रुप बन जाते हैं तो कोई ना कोई एडमिन होता है। अब यहां पर लेकर बहुत कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है मैंने तो ग्रुप बनाया, मैं तो एडमिन हूं, मेरा कोई रोल नहीं है, तो लीगल मेरी कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। कानून बिल्कुल अलग कहता है। कानून कहता है कि जब आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तब आप एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं, क्योंकि आपने सर्विस प्रदान करी उस ग्रुप की, तो आप बिचौला या इंटरमीडिएट बन जाते हैं। कानून कहता है कि आपको ड्यू डिलिजेंस सावधानी बरतनी है। अगर आप नहीं बरतेंगे तो आप जिम्मेवार ठहराएंगे। तो आपको उदाहरण देता हूं, दक्षिण भारत में एक स्टेट है, वहां पर एक सिटी में ऑटो व्हीलर, 3 व्हीलर्स की एक एसोसिएशन थी। उन्होंने अपना ग्रुप बना रखा था। वहां पर किसी एक व्यक्ति ने कोई मैसेज डाला किसी एक राजनेता के विरुद्ध, और उसमें काफी गलत चीजें लिखी, डेफेमेटरी कंटेंट भी लिखा। अब उसको लेकर शिकायत हुई, उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, बट साथ ही साथ उस पूरी व्हाट्सएप के एडमिन को भी अरेस्ट कर दिया गया। तो उसको लेकर बहुत खलबली मची कि साहब आप एडमिन को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। लॉ तो बहुत क्लियर है कि अगर आप एडमिन हैं तो आपको जिम्मेवारी निभानी है कि आपके ग्रुप पर कुछ ऐसी चीज प्रकाशित, पब्लिश, ट्रांसमिट ना हो जो कानून का उल्लंघन करती है, जो डेफेमेटरी है, डेरोगेटरी है, अब्यूजिव है, ह्यूमिलिएटिव है, लाइबलस है या अश्लील है या कानून के किसी प्रकार के और प्रावधानों का उल्लंघन करती है। अगर आप इंश्योर करते हैं कि आप इस तरह के कंटेंट आपके ग्रुप पर नहीं आएगा तब तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन आपने ग्रुप बना लिया और फिर आप अपनी धुनी में समा गए और आपने कहा जो बंदे ने जो प्रकाशित किया उसकी जिम्मेवारी, सॉरी, वो तो आएगा ही, प्रॉब्लम है, आप भी जरूर आ जाएंगे। ये अब इस्टेब्लिश लॉ हो चुका है थैंक्स टू सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट। तो मैं यही कहूंगा, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं कोशिश करें आप एडमिन ना बने। दूसरी बात, अगर आप एडमिन बन रहे हैं तो व्हाट्सएप के तमाम सारे ग्रुप के मेंबर्स को आप लिख दीजिए कि साहब ये एक्टिविटी इस ग्रुप पर नहीं होनी चाहिए, और द मोमेंट कोई आपको शिकायत करता है या आपको वॉलंटरली नजर आता है कि साहब ये कंटेंट सही नहीं है, उसको तुरंत रिमूव करिए एज एडमिन। तब आप शो कर पाएंगे मैंने ड्यू डिलिजेंस सावधानी बरती है। तब आप अपनी स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी का बेनिफिट ले पाएंगे ताकि आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन ना हो। तो व्हाट्सएप आज एक आग का दरिया है और हमने डूब के जाना है। तो अपने आप को जितनी जल्दी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने एडमिन के राइट्स को समझेंगे, जिम्मेवारियों को समझेंगे और उनको फॉलो करेंगे, अच्छी बात है। आजकल तो ये हालत हो गया कि व्हाट्सएप पर पर्सनल फोटोग्राफ ग्रुप्स बन गए हैं कि आप अपनी जाती पर्सनल कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ्स शेयर करिए। भूल जाते हैं जब आप इस तरह का कंटेंट शेयर करते हैं तो आप भारत के अश्लीलता संबंधी प्रावधानों का भी उल्लंघन करते हैं। 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। एक केस मेरे साथ पास आया जहां पर ये 2 दोस्त 4 लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे और व्हाट्सएप की ग्रुप में लड़ाई हो गई, अक्सर हो जाती, और लड़ाई में तू तड़ाक भी हुआ, गाली गलौज भी हुआ, खत्म हो गई कहानी। उससे 6 महीने बाद एक दोस्त ने जाकर शिकायत कर दी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन पर और अपने दोस्त के खिलाफ कि साहब ये गाली गलौज हुआ था, ये देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट है, ये शो करता है कि इन्होंने ऑफेंसेस कर दिए हैं आईटी एक्ट में और पीनल कोड में, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मुकदमा दर्ज हुआ, लोगों को अरेस्ट किया गया और फिर फाइनली मामला फिर सेटलमेंट की तरफ बढ़ा। तो बॉटम लाइन ये है कि अपनी गर्दन किसी को नहीं देनी आपने। व्हाट्सएप करिए, इस्तेमाल करिए। मैं तो व्हाट्सएप को भारत का एक नया रिलीजन मानता हूं, क्योंकि कोई और रिलीजन भारतवासियों को इतना ज्यादा नहीं जोड़ता जितना कि व्हाट्सएप जोड़ता है। और हम लोग इतने आश्रित हो चुके हैं, हम सोचते हैं कि व्हाट्सएप 100% सिक्योर है, 100% इनक्रिप्टेड है, जब रियलिटी ऐसी शायद नहीं हो सकती। मुझे लगता है और ज्यादा फुली एंड टू एंड इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं जो ज्यादा सशक्त हैं, ज्यादा सुरक्षित हैं। कोशिश करें
उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी थोड़ा पढ़ के तो देखें, थोड़ा आंखें खुलेगी कि हम कहाँ खड़े कहाँ हैं। और ये जब व्हाट्सएप आपको वर्ल्ड क्लास सेवाएं प्रदान कर रहा है, मुफ्त प्रदान कर रहा है, तो उसे क्या मिल रहा है? आपका डेटा मिल रहा है। एक दौर आया था जहां पर व्हाट्सएप ने कहा था पहला साल हम फ्री रखेंगे, उसके बाद हम 50 रुपए चार्ज करेंगे। आज तक किसी से वो 50 रुपए नहीं चार्ज करता। क्यों? क्योंकि आपका डेटा ही इतना ज्यादा महत्वपूर्ण वैल्यूबल है कि उसी का इस्तेमाल कर, मोनेटाइजेशन कर, कंपनी अपनी वैल्यूएशंस आगे बढ़ाती है। तो मुझे लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना है, बनिए, ध्यान से बनिए, सोच समझ के बनिए। जो जानकारी को प्रकाशित, पब्लिश, ट्रांसमिट करना है, सोच समझ के करिए। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपका इंतजार कर रहे हैं। कानून का वैल्यूएशन किया, साइबर क्राइम किया तो मुकदमा दर्ज होगा और आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करनी पड़ेंगी। सर, पीछे मैं एक केस पढ़ रहा था जहां पर ये व्हाट्सएप एडमिन वाला केस था। एक रैंडम नंबर की एंट्री हुई किसी ग्रुप में, उसने एक अश्लील वीडियो शेयर कर दी और उसकी ग्रुप से एग्जिट हो गई। किसी बंदे को वीडियो अच्छी नहीं लगी, उसने इस एडमिन के खिलाफ कार्रवाई शुरू करा दी। और वो बंदा है, ना तो उसका नाम है, फोन ब्लॉक्ड है, कुछ अता पता नहीं है। ऐसे केस में क्या होता सर? ऐसे केस में पहली बात तो ये है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उसी को बुलाना चाहिए या इंक्लूड करना चाहिए जिसको आप जानते हैं या जिसके बारे में थोड़ी ऑथेंटिसिटी आपके पास है। अगर अंधाधुंध होके किसी अननोन नंबर को आप ऐड कर देंगे एज अ मेंबर, तो समझ लीजिए जो एक्टिविटी वो करेगा वो तो अपना कांड करके बाहर निकल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांटों का हार आपके गले में छोड़ जाएगा। मजे की बात यह सर, ये जो ग्रुप था, इसका फ्री इनवाइट जो लिंक है ये गूगल पे अवेलेबल था, तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। देखिए, एक तो प्रॉब्लम आजकल ये है कि गूगल पर अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स के लिंक इनवाइट्स मिलते रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो टेलीग्राम पे हो। और आजकल तो आजकल लालच की कोई लिमिट रही नहीं। पोस्ट कोविड-19 हर बंदा कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसे कम से कम टाइम में कमा सकूं। आइडिया अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ही आप फंसते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस था जहाँ पर ये व्यक्ति है, बहुत प्रतिष्ठित है, एक बहुत मेजर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर है, और उसको पोस्ट कोविड-19 किसी ने इंटीमेशन दी कि साहब ये नया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है, आप पैसे दे के देखिए। वो उसने लिंक क्लिक किया, ज्वाइन किया, कोई टेलीग्राम का ग्रुप था, ज्वाइन कर लिया। और वहाँ पर हर व्यक्ति कहते हैं कि साहब ये नई इन्वेस्टमेंट स्कीम है, बहुत अच्छी है, मैंने इतने पैसे दिए, मेरे डबल मिल गए, ये हो गया, वो हो गया। तो वो कन्विंस हो जाता है कि साहब ये तो बिल्कुल बेहतरीन तरीका है नए पैसे कमाने का। तो वो पहले 5,000 से शुरू करता है, उसके 5,000 10,000 रुपये में तौर पर वापस आते हैं। वो सेटिस्फाई हो जाता है, फिर वो 50,000 करता है, उसके लगभग 1 लाख रुपये वापस आ जाते हैं। फिर वो 5 लाख रुपए करता है, उसके 10 लाख वापस आ जाते हैं। जब उसे कन्विंस हो जाता है कि साहब ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, तो वो पूरे 1.25 करोड़ रुपए डाल देता है। यहाँ पर पता लगता है कि साइबर क्रिमिनल वो 1.25 करोड़ रुपए लेकर भाग जाता है। तो आजकल ये इन्वेस्टमेंट स्कैम इतने ज्यादा प्रचलित हो गए हैं, लोगों को ये जो लालसा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की, यहीं पर ही वो टिपिंग पॉइंट आता है जहां पर वो साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि आपको रैंडमली गूगल पर कोई भी लिंक आता है उसे क्लिक नहीं करना है, कट कॉपी पेस्ट करके भी क्लिक करना नहीं। अगर कोई टू गुड टू बी इफेक्टिव या टू गुड टू बी ट्रू चीज नजर आती है तो आप उसको रिलाई नहीं करना है। अक्सर मैं देखता हूं कि लोगों को एक मैसेज आता है कि आपके यहाँ 50 लाख की 5 करोड़ की लॉटरी निकली है और आप साहब इस लिंक पर क्लिक करिए या इतने पैसे प्रोसेसिंग फीस भेज दीजिए। लोग पैसे भेज देते हैं और फिर फंस जाते हैं। अपने आप से पूछते हैं कि मेरे में क्या खास बात है, जब मैंने लॉटरी अप्लाई नहीं करी, ना मैंने टिकट खरीदी, तो मुझे लॉटरी के पैसे आएंगे कहां से? वो तो सवाल लोग पूछते नहीं अपने आप से, लेकिन उनको लगता है हाँ जी मुफ्त में पैसे आ जाएं, चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर भी साइबर क्राइम का एक नया टिपिंग पॉइंट आ जाता है जहां पर साइबर क्रिमिनल्स बहुत कारगर रूप से इफेक्टिव हो जाते हैं। और दूसरे ऑनलाइन फ्रॉड्स तो आजकल लगातार चल ही रहे हैं। ये जो टेलीग्राम के आपको ग्रुप्स आते हैं, अधिकांश तौर पर जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है वो टेलीग्राम में होती है। और उसका रीजन ये भी है कि बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स को पता है कि वहां पर लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से प्लेटफॉर्म्स भारतवर्ष में ऑपरेट नहीं करते और इसलिए वो जानकारी भी भारतीय एजेंसीज को नहीं देते, तो शायद इसलिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीग्राम के तो सीईओ को भी अरेस्ट किया गया कुछ देर पहले फ्रांस में। तो मुझे लगता है कि हमें सूझबूझ मॉर्टगेज नहीं करनी,
अपनी जो सोच है, कॉग्निटिव थिंकिंग है, उसको बरकरार रखना है और अपने आप से हर सवाल पूछना है कि क्या ये टू गुड टू बी ट्रू है। अगर ये टू गुड टू बी ट्रू है तो एक्चुअली में टू गुड टू बी ट्रू है और शायद ये कभी भी हकीकत में परिवर्तित नहीं होने वाला। इसलिए इस दिशा में जाओ नहीं, क्योंकि एक बार इस कुएं में गिर गए तो चोट तो मुझे ही लगने वाली है। केवाईसी हम सबको पता है और हम सब करवाते भी हैं, लेकिन इसी का इस्तेमाल करते हुए साइबर क्रिमिनल्स फायदा उठाते हैं। हमेशा वो आपके पास आते हैं, कहते हैं कि हम फलान ढमकान बैंक से हैं, आपका केवाईसी करना है। वो केवाईसी के चलते कुछ ना कुछ साइबर क्राइम हो ही जाता है। और अब जहां तक आपने कहा ट्रस्ट की बात है, अब लोग केवाईसी पे तो ट्रस्ट करते हैं कि अब केवाईसी तो हाँ सही ही होगा। तो सर ऐसे जो केवाईसी स्कैम्स है, इस पे आपका क्या टेक है? आजकल केवाईसी स्कैम्स का बोलबाला चल रहा है, क्योंकि देखिए कहीं पर भी आप बैंक अकाउंट खोले, कहीं खोले, केवाईसी या नो योर कस्टमर बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं ना कहीं सरकारी आइडेंटिटी देनी है अपनी आइडेंटिटी को साबित करने के लिए। तो लोगों को केवाईसी के बारे में पता तो लग गया है, लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं कि आज साइबर क्रिमिनल्स भी केवाईसी की आड़ में आपको टारगेट करते हैं और आपको पोज करेंगे कि मैं सरकारी ऑफिसर बोल रहा हूँ या फला बैंक से बोल रहा हूँ या फला पोस्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ और आपकी केवाईसी करनी है, या आपने ये शेयर इस्तेमाल कर रखे हैं, इस शेयर में केवाईसी की आवश्यकता है, या हम इस डिपार्टमेंट में आपने रजिस्ट्रेशन मांगी है, यहाँ पर केवाईसी की आवश्यकता है। एक बार आपने केवाईसी के नाम पर इंफॉर्मेशन दे दी तो वो इंफॉर्मेशन मिसयूज होगी, इसमें कोई दो राह नहीं। तो केवाईसी करने की जल्दी ना करें। दूसरी बात, केवाईसी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही जाके करनी है, अनऑफिशियल वेबसाइट पर जाके करने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको केवाईसी का लिंक भेजे, कभी उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। इंस्टेड खुद शोध करनी है, जिस संस्था की आपकी वेबसाइट है उसकी वेबसाइट पर जाना है और केवाईसी साबित करना है। और आजकल तो लोग केवाईसी के माध्यम से आपकी जानकारी ले लेते हैं, फिर आपकी जानकारी का मिसयूज करते हैं। मेरे पास केस आया जहां पर इस व्यक्ति विशेष को कहा गया कि साहब केवाईसी में केवल आधार ही चलेगा। उसने अपने आधार नंबर की फोटो खींची और उसने पड़ाक से भेज दी। बाद में पता चला कि साहब वो लिंक गलत था, वो कहीं और फोटो पहुंच गई। फिर कुछ देर बाद उस व्यक्ति के घर में पुलिस आ गई कि साहब आपके आधार के ऊपर करीबन 200 सिम खरीदे गए हैं और इन 200 सिमों में करीबन 42 सिमों में क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है। तो आप आइए, आप हमें बताइए कि आपने ये क्रिमिनल एक्टिविटीज क्यों करी है और आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। व्यक्ति अभी भी वो लीगल प्रोसीडिंग्स झेल रहा है, क्योंकि आधार का कानून बहुत क्लियर है। आधार कहता है कानून कि अगर आपका आधार मिसयूज हुआ है तो लॉ प्रिज्यूम करेगा कि आपने मिसयूज किया है, तो जिम्मेवारी आपकी होगी। आजकल हो क्या रहा है कि लोग अंधाधुंध होकर आधार की फोटोकॉपी बैंकों में छोड़ रहे हैं, सेलुलर प्रोवाइडर्स के यहाँ छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं कि आधार की फोटोकॉपी आपने जहां छोड़ दी और उस पर बिना काटा पीटा छोड़ दिया तो उसका दुरुपयोग होगा। आजकल बहुत बार मैं केसेस देखता हूं जहां पर आप आधार की फोटोकॉपी कराने जाते हैं, वो फोटोकॉपियर वाला कहता है साहब ये ठीक नहीं आई, मैं आपको दोबारा करके देता हूँ। तो पता लगता है एक कॉपी आपको मिल गई, एक उसने अपने पास रख ली, फिर उसने करीबन 200 कॉपियां 500 कॉपियां बनाई और हर कॉपी को साइबर क्रिमिनल को बेच दिया, क्योंकि आपका आधार आपकी आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आधार का इस्तेमाल कहीं होता है तो सिस्टम और कानून दोनों प्रिज्यूम करते हैं कि आधार आपका है, ये एक्टिविटी आपने करी है और जिम्मेवारी भी आपकी ही होने वाली है। तो आजकल केवाईसी के नॉर्म्स में कहीं ना कहीं आधार कलेक्शन वाली जो एलिमेंट्स हैं वो भी सामने नजर आने लग गई हैं। तो प्लीज अपना आधार किसी को मत दीजिए। अपने नॉर्मल केवाईसी अगर करना है बैंक के पास जाके खुद करके आइए, रादर देन आपने किसी अनावश्यक वेबसाइट पे क्लिक कर दिया, कहीं लिंक दे दिया। और अगर आपने फोटोकॉपी कभी देनी भी है तो प्लीज इंश्योर करें कि फोटोकॉपी पर दोनों काटा मारिए, तो लाइन ड्रॉ करिए और लिखिए कि ये फोटोकॉपी फला व्यक्ति को दी जा रही है, फला इंस्टीट्यूशन को दी जा रही है और इस तारीख को दी जा रही है, और साइन करिए सो दैट आगे उसका दुरुपयोग ना हो। दुरुपयोग हो तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो सर ये कहना कितना सही रहेगा कि आजकल लोगों ने आधार कार्ड को अपना राशन कार्ड बना दिया? एक्चुअली इनकी गलती भी नहीं है। लोगों को लगने लग गया कि आधार कार्ड भारत का नया राशन कार्ड है। तो जब आधार शुरू हुआ था तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तौर पे शुरू हुआ, लेकिन लोगों ने उसको इस तरीके से परसीव करना शुरू कर दिया कि साहब आधार के बगैर तो जिंदगी चल ही नहीं सकती।
तो लोग लाइनों में लग के लोगों ने अपने आधार एनरोलमेंट कराए। आधार को लीगल मान्यता तो 2016 में ही आई, जब आधार एक्ट 2016 आया, और उसके बाद उसकी अमेंडमेंट हुई 2019 में, आधार अमेंडमेंट एक्ट 2019 के माध्यम से। लेकिन आधार कोई नॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं है। आधार के साथ आपकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, यानी कि आंखों का आइरिस स्कैन जुड़ा हुआ है, आपका थंब इंप्रेशन जुड़ा हुआ है। और अगर एक बार आपका आधार मिसयूज हो गया तो आपकी पूरी डिजिटल आइडेंटिटी मिसयूज हो जाएगी। अधिकांश लोग इसके बारे में सोचते नहीं है। कुछ देर पहले छत्तीसगढ़ के किसी पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट ने अनावश्यक तरीके से एक्सीडेंटली करीबन 14 लाख लोगों के आधार अपलोड कर दिए अपनी वेबसाइट पे। वो जब बात बताई गई तो फिर तुरंत उसको डाउनलोड किया गया। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम हम सबको जाननी चाहिए। आधार हमारा सुरक्षित है, क्योंकि जो आधार की सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी है वो सरकार मेंटेन करती है, वो सुरक्षित है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब अलग अलग चीजें आधार से जुड़नी शुरू हो गई, मसलन बैंक अकाउंट आधार से जुड़ने शुरू हो गए, इनकम टैक्स अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, रिटर्न्स एंड ऑल दैट, तो आधार के आसपास एक इकोसिस्टम बन गया है। ये इकोसिस्टम पूरी तरीके से असुरक्षित है और यहाँ पर लगातार सेंधियां हो रही हैं। अधिकांश तौर पर हम देखते हैं कि हर साल लगभग यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया करीबन 3-4 दर्जन FIRs करता है लोगों के खिलाफ जिन्होंने आधार की को मिसयूज किया है इस इकोसिस्टम में। तो जब तक आधार का इकोसिस्टम और ज्यादा सशक्त ना हो, आप कृपया अपना आधार किसी के साथ शेयर ना करें। कोशिश करें अनावश्यक वेबसाइट पर आधार डालिए ही नहीं। आधार की स्कैन कॉपी भी कोशिश करें अपने फोन्स पर ना रखें, क्योंकि एक बार आपका फोन हैक हो गया तो वो आधार भी हैक हो जाएगा और फिर उसका दुरुपयोग होगा। आधार देना है तो ऑफिशियल अधिकृत एजेंसीज को ही दीजिएगा। आधार का इस्तेमाल करना है तो आप कहीं भी गवर्नमेंटल पोर्टल्स पर जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आधार मैंडेटरी नहीं है। तो आप कोई बंदा आपसे विवश आपको नहीं कर सकता कि आप आधार लेकर आइए। कल अगर आप आधार नहीं देना चाहें तो आप नहीं भी दे सकते हैं और आइडेंटिफिकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज साइबर क्रिमिनल्स भूखे हैं आपके आधार की, क्योंकि वो डेटा ज्यादा जल्दी बिकता है, ज्यादा बड़े पैसे में बिकता है और उसका दुरुपयोग से और ज्यादा आयाम साइबर क्राइम के खुल जाते हैं। सर, ये मास्क आधार कार्ड, तो मास्क आधार कार्ड की जो सुविधा है जो गवर्नमेंट ने दी है, ये एक सोल्यूशन के तौर पे सामने आ रहा है, बट ये प्रैक्टिकली आपने जो देखा होगा कितना इफेक्टिव है? देखिए, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि आधार इकोसिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, सिक्योर किया जाए, इसलिए मास्क आधार आया है। पहले तो पूरा 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, लोग अंधाधुंध वो दिया करते थे। अब वो मास्क इस तरीके से हो जाता है कि केवल 4 आखिरी डिजिट रह जाते हैं, बाकी सारे डिजिट हाइड कर दिए जाते हैं। उद्देश्य ये है कि आपका आधार को और ज्यादा सिक्योर बनाया जा सके। लेकिन लोगों को लगता है कि साहब इससे मेरी कन्वीनियंस जो है इम्पैक्ट हो रही है। आपको समझना है कि आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंस है, कन्वीनियंस की इंपॉर्टेंस नंबर 2 पे है। अगर आप सेफ रह गए तो कन्वीनियंस से इनकन्वीनियंस के माध्यम से आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आप कन्वीनियंस के दौर पर रहते हुए अगर आपने सेफ्टी को मॉडगेज कर दिया तब दिक्कत होने वाली बात है। तो अधिकांश लोग अभी भी ज्यादा प्रेफर नहीं करते कि मास्क का आधार का इस्तेमाल करें। यहां तक कि अगर आप 100 भारतवासियों को पूछ लीजिए कि साहब आपने अपने आधार में बायोमेट्रिक्स को लॉक किया है, तो 95 लोग बोलेंगे साहब हमने तो लॉक ही नहीं किया। और उनको मालूम ही नहीं है कि सरकार ने आज आपको ये सुविधा प्रदान कर रखी है कि आप आधार में बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकते हैं। आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाइए, UIDAI, वहां पर जाएं माय आधार पर, वहां पर अलग अलग ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है लॉक योर आधार। उस लॉक करने का सीधा तात्पर्य यह है कि आपके आधार का बायोमेट्रिक्स इस्तेमाल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसको अनलॉक ना किया जाए। हाँ, जहां आपको ऑथेंटिकेशन करनी है आप अनलॉक करिए और फिर ऑथेंटिकेशन के बाद फिर लॉक कर लीजिए। लेकिन इतनी मेहनत करे कौन? तो अधिकांश लोगों को लगता है चलो कोई बात नहीं, मेरा आधार कौन मिसयूज करेगा। एक बार आपका आधार मिसयूज हो गया तो कई सालों का सिरदर्दी है, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। मोर इंपॉर्टेंटली डुप्लीकेट आधार इशू नहीं होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको बहुत ज्यादा सिरदर्दी और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि लॉ बोलता है आधार आपका है, उसका मिसयूज हुआ तो उसकी जिम्मेवारी भी आपकी है। हम भी प्रिजम्पशन मानते हैं और आपको सबूत के माध्यम से दिखाना पड़ेगा कि साहब ये आधार मैंने यूज नहीं किया, किसी और ने किया, जो ऑर्डिनरीली हम लोग नहीं दिखा पाते हैं।
So people have to be more careful about Aadhaar. The more secure you can make your Aadhaar, the better it is. और ultimately अगर हम और avenues of authentication इस्तेमाल कर सकें, चाहे आपका पासपोर्ट हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, राशन कार्ड हो, तो उसका इस्तेमाल करना ज्यादा आसान और अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उनके साथ आपकी बायोमेट्रिक्स नहीं जुड़ी हुई। एक बार मेरा आइरिस स्कैन, मेरा थंब इंप्रेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आजीवन के लिए मेरे लिए दिक्कत रहेगी। एंड सर, जिनका आधार अनफॉर्चुनेटली डेटा ब्रीच में बाहर आ चुका है, क्रिमिनल्स के हाथों में आ चुका है, उस केस में वो लोग क्या करेंगे? क्योंकि उनको तो लगेगा अब क्या फर्क पड़ता है, हमारा आधार वैसे ही बाहर है, तो और कितना ही डैमेज हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर आपको समझना होगा, आधार आपका नॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा है। तो अगर आधार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है तो उस अथॉरिटी की जिम्मेवारी होती है आपको बताना कि साहब आपका कॉम्प्रोमाइज हुआ है। या आपको पता लग जाए कि आपका आधार अनावश्यक तरीके से पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध है, तब आपकी जिम्मेवारी है कि आप अथॉरिटीज को बताएं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बताएं कि साहब ऐसा ये मिसयूज हो रहा है, कृपया बंद करें और मेरे आधार को सुरक्षित रख सकें। आधार को आपने सैक्रोसेंट मानना है, ये कोई नॉर्मल आइडेंटिटी नहीं है। ये आइडेंटिटी के साथ मेरा वजूद जुड़ा हुआ है। तो अगर मुझे अपने वजूद को बचाना है तो आधार को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए आधार का यूज बहुत सोच समझ के कीजिए। अधिकृत चैनल्स पर, ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, गवर्नमेंटल एजेंसीज के साथ ही करिए। अनावश्यक तरीके से आधार ना शेयर करें। उस दिन की बात है, मैं एक गुड़गांव की किसी बिल्डिंग में गया, ऑफिस कॉम्प्लेक्स में, और उसमें मुझे एंट्री करने के लिए उन्होंने बोला कि साहब आप आधार दीजिए। मैंने कहा साहब आप तो प्राइवेट एंटिटी हैं, आपको आधार क्यों दिया जाए? ही सेड विदाउट आधार हम आपको घुसने ही नहीं देंगे। तो मैंने कहा मुझे अंदर नहीं घुसना, लेकिन मैंने जो इस व्यक्ति को मिलना था फोन करके बताया कि साहब ये है। उन्होंने आके माफी मांगी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप दूसरा कोई प्रूफ दे दीजिए। प्रॉब्लम है ना कि लोग आपको धमकाते हैं कि भैया आधार नहीं दोगे काम नहीं होगा। आपने आंखें में आंख मिला के कहना कि साहब मुझे आधार नहीं देना, क्यों? मेरी दूसरी आइडेंटिटी ले लीजिए। मैं अपनी आइडेंटिटी थोड़ा छुपा रहा हूं, मैं भाग भी नहीं रहा हूं, लेकिन हाँ, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने आधार को सिक्योर कर सकूं, सुरक्षित कर सकूं और अनावश्यक तरीके से लोगों के साथ शेयर ना कर सकूं। किससे ऐसे भी हुए हैं कि आपने सिम कार्ड लेना चाहा, सेलुलर ऑपरेटर के यहां गए, उन्होंने कहा आधार दो, आपने आधार दिया, आधार के बेस पर उन्होंने आपको तो सिम कार्ड दे दिया, लेकिन 50 और सिम कार्ड भी अनऑथराइजली इशू कर दिए, जिनका मिसयूज साइबर क्राइम में हुआ और व्यक्ति विशेष को अल्टीमेटली खमियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि कानून ने माना कि आधार आपका है तो मिसयूज आपने किया है। कोविड-19 के बाद हमने एक ट्रेंड देखा जहां पर जॉब स्कैम बहुत हुए थे, क्योंकि कोविड-19 में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी। उस चक्कर में साइबर क्रिमिनल्स ने ये अननेसेसरी एडवांटेज लिया लोगों को बेवकूफ बनाने में, ठगने में। लेकिन अब कोविड था 2020 में, आज 2025 है, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि ये जॉब स्कैम्स हो रहे हैं। और मैं मानता हूं लोगों की मजबूरियां हैं, लेकिन ये जानते हुए भी कि आसपास इतने स्कैम्स हो रहे हैं, फिर भी सर क्या रीजन हो सकता है? ऐसी कोई केस स्टडीज आपकी, कोई केस स्टडीज हो, कोई ऑब्जर्वेशंस हो जो आपने देखी हो इस रिगार्ड में? जॉब स्कैम एक एवरग्रीन हीरो है, हर दौर में ये हीरो चलेगा, क्योंकि जब तक लोगों को नौकरी की तलाश रहेगी तब तक साइबर क्रिमिनल्स की करेंसी चलेगी इन जॉब स्कैम के माध्यम से। होता क्या है कि जब आप नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, आप थोड़े बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, जहां से थोड़ी सी भी किरण नजर आई आप वहां भागने शुरू कर देते हैं। बल्कि कुछ साल पहले हमारे क्लाइंट के नाम, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके नाम पर किसी व्यक्ति विशेष ने एडवर्टाइजमेंट दे दी अखबारों में और ऑनलाइन कि साहब हम ये कंपनी है, हम इतने लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं, आप कृपया अगर इंटरव्यू के लिए आना चाहते हैं आइए, लेकिन उससे पहले आप 10,000 रुपए हमें प्रोसेसिंग फी दे दीजिए। इस पर लोगों ने प्रोसेसिंग फी दी। उसके तत्पश्चात उन्होंने उनको फिजिकली भी बुलाया एक जगह पर। वो ऐसी जगह थी जो हमारे अपने ही क्लाइंट की प्रेमिसेस में जगह रेंट की गई थी। तो लोगों को कहीं डाउट भी नहीं रहा कि साहब हम उस कंपनी में जा रहे हैं या कहीं नहीं जा रहे हैं। अल्टीमेटली लोग आए, उनसे दोबारा पैसे मांगे गए और फिर वो पैसों को लेकर वो लुप्त हो गए। इस तरह के स्कैम आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं और मुझे लगता है लोगों को कहीं ना कहीं सतर्क या सावधान होने की जरूरत है। अगर आपको लिंक्डइन पे या ऑनलाइन कहीं जॉब ऑफर मिल रही है, उसकी डबल ऑथेंटिकेशन करिए। कहाँ करिए? फिजिकली कॉल करिए ना उन्हें और उन्हें पूछिए क्या आपने ये एडवर्टाइजमेंट दी है, क्या आपके यहाँ ओपनिंग उपलब्ध है। ऑनलाइन तो कृपया आप बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाएं, बिकॉज ऑनलाइन तो एक बहुत बड़ा स्कैम है। आपको
बहुत तारे आसमान दिखाए जाते हैं, आपको बताया जाता है बहुत सारे पैसे कमाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं आपको टारगेट बनाया जाता है। कुछ साल पहले ये YouTube वीडियो स्कैम्स आए थे, यानी कि आपको बोला गया कि हम आपको नौकरी देते हैं। नौकरी क्या है? आप वीडियो देखिए और वीडियो देख के उसको आकलन करिए और उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। लोगों ने इतना ज्यादा उसमें सब्सक्राइब किया, अपने पैसे भी दिए, और बाद में पता लगा कि लोग उन्हीं के पैसे लेकर चले गए। इस तरह की कोई नौकरी नहीं होती। थंब रूल ये है, अगर कोई नौकरी फिजिकली आपने सुनी नहीं है और वो नौकरी ऑनलाइन बताई जा रही है, तो शक और शुबा से देखना जरूरी है। क्यों? कि कहाँ सुना है कि आप वीडियो देखते रहिए और हम आपको पैसे देते रहेंगे? कहाँ सुना है कि साहब आप घर बैठिए, बस 2-3 रिव्यू लिख लीजिए और हम आपको पैसे देंगे? आजकल क्योंकि फ्रस्ट्रेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लोग ज्यादा नौकरी की तलाश में रहते हैं, आजकल नौकरियां कम भी मिलती हैं, तो इसलिए लोग अक्सर इन स्कैम में फंस जाते हैं। ऑलरेडी आपके पास नौकरी नहीं, दूसरा आप इन ऑनलाइन स्कैम में फंस गए, तीसरा आपके पैसे गए, चौथा आपका जो कॉन्फिडेंस था वो ऑटोमेटिकली चला गया। तो मुझे लगता है इस तरह की जो प्रचलित जो ऑनलाइन जॉब स्कैम्स है, उनको इफेक्टिवली रोकने की बहुत जरूरत है। सर, मैं फेमस कोई भी रेस्टोरेंट्स हो गए, मेट्रो स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, यहाँ पे एक चीज हर बंदा तलाशता है और वो है पब्लिक वाईफाई। अब पब्लिक वाईफाई आजकल इतना कॉमन हो गया है कि लोगों को लगता है ये हमारे लिए ही है, ये फैसिलिटी फ्री है, हमारे लिए है और हमें यूज करनी चाहिए। बट ऐसी क्या हिडन कॉस्ट लोगों को समझ नहीं आती जब हम पब्लिक वाईफाई की बात करते हैं? देखिए, पब्लिक वाईफाई एक इन्विटेशन टू डिजास्टर है। क्यों? देखने में बहुत मन लुभावना, अंदर जाएंगे तो बहुत चुनौतियां रहेंगी। कारण ये है कि पब्लिक वाईफाई जब होता है तो अक्सर उसमें सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो हैकर आज पब्लिक वाईफाई को एक्सेस बहुत आसानी से कर पाता है, और एक बार पब्लिक वाईफाई है जो अनसिक्योर्ड है, उसके अंदर डेटा पैकेट्स को इकट्ठा करना, आपके डेटा को एकत्रित करना बच्चों का खेल है। तो आजकल जहां तक हो सके आप कोशिश करें पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अधिकांश से पब्लिक वाईफाई आज अनसिक्योर है एंड दे नॉट नेसेसरली वेरी वेरी रिलायबल। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपने पब्लिक वाईफाई ले लिया, एक्सेस ले लिया, और उसके बाद आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने शुरू कर दिए, वो और सोने पे सुहागा, मतलब पूरी तरीके से कबाड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे पब्लिक वाईफाई पे, तो साइबर क्रिमिनल्स इंतजार करेंगे उस इंफॉर्मेशन को एकत्रित करने में और फिर उसको दुरुपयोग करने में। सो कोशिश करें पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ना करें। अगर करना ही है तो पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करने के अंतर्गत कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें। आप ये भी देख लीजिए कि इन पब्लिक वाईफाई के माध्यम से लोगों के सिस्टम्स को जानबूझ के इन्फेक्ट किया जाता है, ताकि उनके सिस्टम में मेलवेयर आ जाए, स्पाईवेयर आ जाए, ताकि और डेटा भी एकत्रित किया जा सके। तो अगर आप केयरफुल ना हुए तो हो सकता है आपका सिस्टम भी इम्पैक्ट हो सकता है। सो हमारा प्रॉब्लम है ना, हमें फ्री लंच की बहुत आदत है कि जो कुछ फ्री मिल जाए हम उल्टे भी ढंग जाएंगे, लेकिन चीजों को फ्री लेंगे। भूल जाते हैं कि दुनिया भर में फ्री लंच नाम की चीज कोई मौजूद है ही नहीं, और जब कुछ आपको फ्री दिया जा रहा है तब कहीं ना कहीं आपके डेटा को इम्पैक्ट किया जा रहा है। तो जहां तक हो सके पीपल नीड टू बी वेरी केयरफुल। बहुत इमरजेंसी है तो समझ आ गया, पर पता लगा कि मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, मेरी फ्लाइट 2 घंटे डिले हो गई, चलो जी मैं पब्लिक वाईफाई जो मर्जी करना चाहूँ कर लूँ, ऐसी चीज नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कोई नुकसान ज्यादा हो सकता है। मैं सर अगर अभी बाहर जाऊंगा और कोई कैब बुक करूंगा, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगा, पेमेंट की बारी आएगी तो बंदा कहता है वहां मेरा QR स्कैन है, आप वो स्कैन कर दीजिए। कोई सब्जी वाले के पास जाता हूँ आजकल तो उसके पास भी QR है, और दुकानों पे जाता तो QR बाहर है, कोई पेमेंट करे ना करे बाहर लगा हुआ है। सहूलियत है, कन्वीनियंस है। QR जैसी चीज जो इतना कन्वीनियंस दे रही है हमें, इससे कोई स्कैम्स हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो क्या क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी चाहिए? आजकल QR सुविधा का एक नया नाम है। QR कोड को स्कैन करिए, तुरंत पेमेंट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। तो उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स समझ गए कि साहब यहाँ पर भी झोल करसता है, तो वो QR कोड को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ ही देर पहले की बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेस्टोरेंट है, उन्होंने अपने जो काउंटर था, बिलिंग काउंटर के सामने QR कोड रखा था। कोई व्यक्ति विशेष आया, उनके साथ उन्होंने ऑर्डर किया, और जैसे ही उस अधिकर्मी का ध्यान थोड़ा इधर उधर हुआ, उसने उस QR कोड के ऊपर अपना QR कोड डाल दिया।
और इतनी ब्यूटीफुली डाला कि पता नहीं लगा। और उसके तत्पश्चात हमने देखा कि जितनी सारे लोगों ने चीजें तो खरीदी, लेकिन पेमेंट्स इस दुकान में नहीं आने लग गई, पेमेंट्स कहीं और जाने लग गई। तो आपको देखना है कि क्यूआर कोड आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये उसी का है या नहीं है। दूसरा, क्यूआर कोड अनावश्यक तरीके से इस्तेमाल ना करना शुरू करें। पता लगा रास्ते में जा रहे हैं, कोई क्यूआर कोड मिला, चलो देख लेते हैं, ये देखने वाली कहानी बंद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्यूआर कोड भी एक मधुमक्खी का छत्ता है। साइबर क्रिमिनल्स जानबूझ के क्यूआर कोड आजकल लगा के रखते हैं कि चलो जी, आप सोचो जी फ्री वाईफाई ढूंढ रहे हैं, चलो क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं। पता लगा आपने अपने पूरा जो सिस्टम है या डिवाइस है उसको आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। सो कहीं ना कहीं क्यूआर कोड का मिसयूज हो रहा है साइबर क्राइम के प्रति, मिसयूज हो रहा है साइबर सिक्योरिटी में सेंध लगाने के प्रति। सो यू विल हैव टू बी मोर केयरफुल। और ये बातें इसलिए जरूरी हो गई हैं क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स अलग अलग रस्तों से, अलग अलग पैमाने से आपको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेट के तौर पर आपको पुश करना है कि आप साइबर क्राइम के कुएं पर जाओ और उसके अंदर छलांग लगाओ, ताकि फिर आपका बेड़ा गर्क हो जाए। सर, इन्फ्लुएंसर्स के साथ साइबर स्कैम होते हैं, वो इसका शिकार बनते हैं, तो हमने सुना है। बट क्या इसका उल्टा भी सच है कि इन्फ्लुएंसर्स भी साइबर क्राइम कर सकते हैं? इन्फ्लुएंसर्स भी साइबर क्राइम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं। ऐसा नहीं कि सारे इन्फ्लुएंसर्स अच्छे ही हैं। कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स बनते इसलिए हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स को एकत्रित कर सकें और उसके बाद उनको टारगेट कर सकें या उनका डेटा एकत्रित करके साइबर क्रिमिनल्स को बेच सकें। सो साइबर क्राइम अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस के द्वारा किया जा सकता है और इन्फ्लुएंसर्स भी करते हैं। मेरे को केस याद आता है जहाँ पर उस इन्फ्लुएंसर ने एक पोस्ट डाली। उसने कहा कि साहब, अगर आप अपनी सरकार से खुश नहीं है तो ये 4 कदम उठाइए, ये 4 चीजें करिए और आपकी सरकार हिल जाएगी। अब देखने में तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, बट एक्चुअली स्पीकिंग ये कहीं ना कहीं उस कंट्री की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी पर सवालिया निशान था। तो उस पर कार्रवाई हुई, उस पर मुकदमा हुआ। तो इन्फ्लुएंसर्स की पावर्स बहुत है इन्फ्लुएंस करने की, लेकिन उन्हें समझना है कि इसको भी मुझे पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है। अगर आपने इसको नेगेटिवली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आप भी कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। और अगर आप साइबर क्राइम करेंगे तो अपने इलेक्ट्रॉनिक पदचिन्ह, अपने फुटप्रिंट्स कहीं ना कहीं तो छोड़ेंगे। जहां आप छोड़ देंगे वहां पर ही पुलिस आकर या लॉ एनफोर्समेंट आके उसी पदचिन्हों का इस्तेमाल करते आपको प्रोसिक्यूट भी कर सकती है। सर, जो अडल्ट कंटेंट है या अश्लीलता भरे जो रैकेट्स हैं होते हैं, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स इसका भी इस्तेमाल करके अलग अलग स्कैम्स कर रहे हैं। देखिए, अश्लील कंटेंट आज इंटरनेट पे पूरी तरीके से भरा हुआ है। एक सर्वे देख लें तो कहता है कि करीबन 54% टोटल कंटेंट आजकल ऑनलाइन जो है वो अश्लील है। अश्लील कंटेंट इसलिए है क्योंकि लोग देखते हैं, डिमांड है, मार्केट है। लेकिन कानून कहता है कि साहब, अश्लील कंटेंट को देखने में दिक्कत नहीं है, उसको पब्लिकेशन में, ट्रांसमिशन में दिक्कत है। तो आजकल क्या है, अश्लील कंटेंट की क्योंकि मार्केट बढ़ गई है, इसलिए हम पाते हैं कि अश्लील कंटेंट के साथ कनेक्टेड बहुत से साइबर क्राइम्स आ गए हैं। मसलन लोग अक्सर आपको पहले प्रलोभन देंगे कि आप आओ जी, हमारे साथ अपनी प्राइवेट फोटोग्राफ शेयर करो। आपने शेयर करी, फिर आपको कहेंगे कि साहब, हम इसको लीक कर देंगे, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मैं नहीं लीक करूंगा। ये बिजनेसमैन है, करीबन 56 साल के हैं और दोनों बच्चे हैं, दोनों मैरिड हैं, घर में हैं। रात के करीबन 11 बजे फोन देख रहे हैं, उन्हें फोन कॉल आता है। वो कहते हैं वीडियो कॉल ऑन करो। वो वीडियो कॉल ऑन करते हैं, देखते हैं दूसरी ओर एक लड़की है जो बिना कहाए अपने कपड़े उतारने शुरू करती है और उसके बाद उन्हें कहती है कि आप भी अपने कपड़े उतारिए। वो देखते हैं आसपास कोई नहीं है, चलो देख लेते हैं। कुछ अश्लील हरकतें करते हैं। फोन कटता है, उसके तुरंत बाद फोन आता है कि साहब, आपने जो कुछ किया हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैं आपके परिवार को, आपके मित्रगण को सब कल शेयर करने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं मैं ना करूं तो मुझे 10 लाख रुपए दीजिए। अब उस व्यक्ति विशेष ने कहा, चलो यार, बला टालने के लिए 10 लाख रुपए दे देते। उन्होंने दे दिया। 5 दिन के लिए शांति थी। 6ठे दिन फिर सवाल आ गया, दूसरी कॉल आ गई कि साहब, वो तो पैसे मिल गए, अच्छी बात है, लेकिन अब हमें डिमांड और 10 लाख की है। तो लगातार जब 2-3 बार इस तरह की डिमांडें आनी शुरू हो गई, तब वो हमारे पास आए तो हमने उनको एडवाइस किया कि साहब, कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। जिसने जो कंटेंट आपका प्रकाशित कर लिया है, नो प्रॉब्लम। अगर आ भी गया तो कोई आसमान नहीं करने वाला। लेकिन हम लोगों ने शिकायत करी,
एफआईआर दर्ज कराई और फिर उसमें कार्रवाई हुई। तो मुझे लगता है आजकल ये जो फिरौती मांगने वाला कॉन्सेप्ट है कि आपसे पैसे निकाले जाएं इस धमकी के साथ कि साहब हमारे पास आपकी अश्लील तस्वीरें हैं, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है। अगर तो आपने गलती करी है तब तो एक और बात है, लेकिन आजकल तो एक और नया आयाम आ गया है जिसे हम बोलते हैं क्लोन्ड अश्लील कंटेंट। आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन उन्होंने आपकी शक्ल उठाई, अश्लील तस्वीरों में, अश्लील वीडियोज में शक्ल डाल दी और इस तरीके से डाली कि लगता है कि आपने वो अश्लील गतिविधियां करी और फिर कहा कि साहब ये हम अश्लील कंटेंट को वायरल करने वाले हैं, हमें फलां पैसे दे दीजिए। मुझे लोगों को बताने की आवश्यकता है कि अव्वल तो फर्स्ट कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप कोई भी अपना पर्सनल मोमेंट कैप्चर ना करें। क्यों? क्योंकि वो डिवाइस कहीं ना कहीं किसी और व्यक्ति के हाथ में आएगी तो आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपने कर भी लिया, कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है तो कृपया पैसे बिल्कुल मत दें, तुरंत रिपोर्ट करें। दिस इज अ स्पेसिफिक क्राइम। और अगर आपका स्पेसिफिक एक्सप्लिसिट कंटेंट है तो उसमें सेक्शन 67A आ जाता है आईटी एक्ट में, उसमें 5 साल की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है जो आदमी उसको प्रकाशित करेगा या ट्रांसमिट करेगा। तो मुझे लगता है कि आप पैसे बिल्कुल ना दें, अच्छी बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोग आज चाइल्ड पोर्नोग्राफी की दिशा में जाना चाहते हैं। एक्चुअली भारतवर्ष में नंबर ऑफ पीडोफिल्स सबसे ज्यादा है दुनिया भर में, तो यहाँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। कानून कहता है कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पब्लिश करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे या पब्लिकेशन या ट्रांसमिशन में सहायता प्रदान करेंगे तो वो बहुत घिनौना दंडनीय अपराध है सेक्शन 67B आईटी एक्ट में, जिसमें 5 साल की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है। कानून तो यहां तक आगे चला गया कि अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ब्राउज भी करेंगे तो वो भी एक दंडनीय अपराध है, उसमें भी 5 साल की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है सेक्शन 67B आईटी एक्ट में। लेकिन आजकल लोग अंधाधुंध होके इस तरह के अश्लीलता रिलेटेड फ्रॉड्स कर रहे हैं, लोगों से पैसे मांग रहे हैं, लोग डर रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं। लेकिन समझ लीजिए, आज आपने पैसे दिया तो कहानी आज खत्म नहीं होने वाली है, कल डिमांड दोबारा आएगी, ज्यादा पैसे की आएगी। क्यों? क्योंकि जब आपने पैसे दिया, आपने कंफर्म कर दिया कि नंबर 1 मैं डर चुका हूं, नंबर 2 मेरे पास क्षमता है पेमेंट करने की, और नंबर 3 अगली बार दोबारा मांगोगे मैं दोबारा दूंगा। मुझे लगता है ये गलत मैसेज आपको साइबर क्रिमिनल को नहीं देना है। जिसने जो छापना है छाप लें, और इतना अश्लील कंटेंट है, कुछ आ भी गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे लगता है लोगों को अगेन जागरूक, सतर्क, सावधान होने की आवश्यकता है। सर, एक नया कॉन्सेप्ट आया है, साइबर क्राइम एज अ सर्विस, थोड़ा इसके बारे में बताएं। हम लोग आज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में, हम तुरंत चाहते हैं सब चीज मिल जाए, फोन पर, ऑनलाइन पर ऑर्डर करें, चाहे पिज्जा, चाहे शॉपिंग, कुछ भी आ जाता है। तो साइबर क्रिमिनल ने कहा कि साहब अगर आपको सब कुछ ऑर्डर पे चाहिए तो हम साइबर क्राइम को भी ऑर्डर पे दे सकते हैं। तो अब ये नया प्रकार का मॉडल आ गया है, साइबर क्राइम एज अ सर्विस। मसलन आप साइबर क्राइम करना चाहते हैं, कानून कहता है कि अगर आप करेंगे, पकड़ेंगे तो हम आपको सजा देंगे, तो इसलिए आप साइबर क्राइम आप मत करिए, आप किसी और को ये सर्विस ऑर्डर कर दीजिए और वो व्यक्ति आपके लिए साइबर क्राइम कर देगा, पैसे लेगा, लेकिन हाथ आपके गंदे नहीं होंगे, हाथ उस व्यक्ति के गंदे हो जाएंगे। आजकल डार्क नेट पर अगर आप जाएं तो साइबर क्राइम एज अ सर्विस बहुत प्रेडोमिनेंट हो गया है। आजकल का जो लेटेस्ट फ्लेवर है वो है साइबर क्राइम एज अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि अब साइबर क्रिमिनल्स और शातिर हो गए। आपने ऑर्डर किया, भैया फला साइबर क्राइम मेरे लिए कर देना, वो कहते हैं इतने पैसे लगेंगे, हमने पैसे दे दिए। साइबर क्रिमिनल पहले खुद साइबर क्राइम किया करते थे, आज वो दौर आया है जहां साइबर क्रिमिनल कहते हैं मैं भी नहीं करता हूं, मैं ये साइबर क्राइम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कराता हूं। क्यों? क्योंकि कल पुलिस पकड़ भी लेगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक तो पहुंचेगी, मुझ तक तो पहुंच ही नहीं सकती, तो मेरी तो गर्दन पूरी तरीके से साफ रहेगी। तो आजकल ये एआई बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, साइबर क्राइम एज अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मुझे लगता है कि इसकी ट्रेंड और ज्यादा बढ़ने वाली है और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड डार्कनेट पर आ चुकी है। ये ट्रेंड और कंसोलिडेट होगा, तो इसलिए हमें और ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आज अटैक ना केवल आपकी ओपोनेंट आपके बर्ताव करेंगे, आपकी कॉम्पिटिटर्स करेंगे, यहाँ तक कि प्रोफेशनल साइबर क्रिमिनल्स करेंगे, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको साइबर क्राइम का शिकार बनाने वाला है। तो थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें पूरा ओवरव्यू दिया है, कौन से अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम्स होते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है, और एक तरीके से हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिला इन चीजों को लेके। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। एंड बिफोर एंडिंग अगेन मेरा जो लास्ट सवाल रहेगा कि 3 ऐसी
सिंपल प्रैक्टिकल चीजें जो आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि वो करें विद रिस्पेक्ट टू साइबर क्राइम्स? 3 चीजें आपने जरूर करनी है एक डिजिटल यूजर होने के नाते। पहला, लोभ ग्रीड में नहीं पड़ना। जितना आप ग्रीडी बन जाएंगे, चांसेस उतने हैं कि आप साइबर क्राइम के शिकार बनेंगे। दूसरा, ट्रांजैक्शंस करनी है तो केवल सुरक्षित वेबसाइट्स पर ही ट्रांजैक्शन करनी है, जो HTTPS के साथ प्रारंभ होती है। नॉर्मल अनसिक्योर्ड वेबसाइट HTTP वाली है, वहां पर ट्रांजैक्शंस आप नहीं करना। तीसरा, आलस को अपनी दुनिया से बाहर भगा दीजिए। हम जो अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को सेव कर देते हैं वेबसाइट्स पर, अपने फोन पर, उसको करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो एक नया मैनिफेस्टेशन खोल देता है साइबर क्राइम के प्रति। बी मोर केयरफुल। चीजें दोबारा डालनी है, दोबारा डालिए, लेकिन ना मशीन पर विश्वास करिए, ना अपने मोबाइल फोन पर विश्वास करिए। विश्वास करिए अपने मत पर, अपने माइंड पर। चीजें दोबारा करनी है, करेंगे, लेकिन हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, सिक्योर रखेंगे। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर।